है कि एसजीएसटी मतलब दो जीएसटी कहानी है। कितने जीएसटी कहानी? दो जीएसटी की। पेड बाय कस्टमर टू द शॉपकीपर एन आर्टिकल विच इज प्राइस एट 500 इज 15। ठीक है ना। एक फॉर्मूला परसेंटेज का दिलो दिमाग में रख लो। परसेंटेज आपको जीएसटी हो, डिस्काउंट हो, फिर दे दो अच्छा कोई कुछ भी रख लो। एक फॉर्मूला बहुत अच्छा बता रहे हैं, इसको दिलो दिमाग में रख लो। एक्चुअली होता है क्या है कि अगर हम किसी का परसेंटेज निकालते कैसे निकालते हैं? टोटल इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू जो भी इसका आंसर आता है वो आंसर। ओके, तो ये मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ। मल्टीप्लाई क्या मतलब होता है? ऑफ। और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इज। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तुम्हें अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो टोटल पे डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट कितना है, वो डिस्काउंट कितना है वो आ गया, या कुछ भी जीएसटी कितना है वो। तो यहाँ पे टोटल पे पी अपॉन 100 अगर जीएसटी के कॉन्सेप्ट से तो आंसर में क्या आएगा? जीएसटी आएगा। हमें जीएसटी वाला प्राइस नहीं, ओनली जीएसटी, क्योंकि डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि एसजीएसटी निकालना है और किस पर निकालना है? एन आर्टिकल, सुन लो, जीएसटी पेड बाय कस्टमर टू कंज्यूमर फॉर एन आर्टिकल विच इज प्राइस एट 500। इसका प्राइस कितना है? आर्टिकल 500 है, टोटल प्राइस है 500। नहीं, पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन कर ही ले रहे। हाँ कर लो, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, पी हमें वही नहीं पता है। देखो रेट ऑफ जीएसटी नहीं पता है, पी मतलब परसेंटेज, हमें रेट ऑफ जीएसटी नहीं पता है। इज मतलब इक्वल टू, तो इज 15 यानी 15 रुपये में आंसर दिया। मतलब 500 का कुछ परसेंटेज है, वो कितने रुपए है? 15 रुपये है। तो परसेंटेज क्या है पूछ रहा है ना, जो कह रहे हैं ना प्राइस एट 500 इज 15। 500 इसके मतलब इक्वल टू 15, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा था तुम्हें। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अपने पी निकाल, समटाइम टोटल निकालने के बोल सकता है कि 5% जो है वो 15 रुपये है। समझो 5% जो है वो 15 रुपये है। 5% मतलब 5/100 15। तो टोटल बताओ, तो यहाँ पे फिर टोटल में एक्स ले लो, रेट कर लो, कुछ भी कर लो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बस पी निकाल लो, है ना। एक मिनट, 2 0 गए, 3 आ गया, 3 परसेंटेज आ जाएगा। फिर ये आ गया नहीं आ गया। तो परसेंटेज से रिलेटेड ये फॉर्मूला याद रखना। कुछ भी परसेंट घुमा फिरा के आ जाए, ऐसे आ जाए कि जीएसटी है वो 12% है जीएसटी, अब 12% जीएसटी इज 12% जीएसटी इज 360 समथिंग, ऐसा दिया। तो बताओ टोटल प्राइस क्या था? तो बताओ टोटल, हाँ, कि आर्टिकल का 12%, आर्टिकल 12% इज, आर्टिकल का 12% जीएसटी इज 360। तो हमने भाई अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा लिया। क्या? टोटल इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर जो भी है। तो इस 360 वाला आंसर हो गया 360। परसेंटेज 12%, 12 अपॉन 100 और इंटू टोटल निकाल लो भाई। ये क्लास 7 का है, ये मैथ किसकी है? क्लास 7 की। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, जैसे कि एन आर्टिकल इज, मतलब प्राइस इज 500 एंड जीएसटी इज 120, ऐसा करके पूछ लिया, ठीक है, या 125, जीएसटी कितनी? 125। तो फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी, तो फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो भाई हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला जिंदाबाद, टोटल इनटू पी अपॉन 100, परसेंटेज, पी मतलब प्राइस नहीं, परसेंटेज, टोटल प्राइस हाँ, इज इक्वल टू आंसर। कह रहे हैं टोटल 500 रुपये आर्टिकल का प्राइस, ठीक है ना। पी भाई हमें नहीं पता, यही तो पी पूछ रहे थे ये वाला, है ना, हमें नहीं पता। इज जीएसटी जो है 125 रुपये है, 125 सबको उधर में देना, पी निकाल, समझ गया ना। तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको दिलो दिमाग में रखना। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में जो बहुत ईजी होते हैं उसमें भी, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर वाइज हमारे क्वेश्चन वैसे होते नहीं ना, एमसीक्यू की थोड़ा सा अलग फ्रेम होते हैं, तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं ईजी होने के बावजूद भी। देखो वही चीज़ है, कह रहे सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज 800। जीएसटी को हटा कर क्या है? 800। इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12%, टोटल प्राइस बता दें। इसी का एक्सक्लूडिंग वाले से कैसे होगा? एक्सक्लूडिंग है ना, प्राइस दिया हुआ है ना, जीएसटी नहीं दी गई टोटल है। कहाँ दिया है? बस समझो, ऐसे कंफ्यूज मत हो। एक हमारा चल रहा होता है परसेंटेज टोटल
इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर। बात समझना, ये पी क्या है? परसेंटेज है। ये टोटल क्या है? टोटल आर्टिकल की प्राइस है। ये आंसर क्या है? उसका परसेंटेज प्राइस है। जीएसटी है, जीएसटी को हटाकर या लगाकर वाला प्राइस नहीं है, फिर डायरेक्ट जीएसटी है। ये डायरेक्ट जीएसटी है। जीएसटी का हटा के लगा के प्राइस नहीं है, जीएसटी का हटा कर ये प्राइस है। ये टोटल जीएसटी का हटा कर है ना, टोटल क्या है ये? इसमें जीएसटी नहीं है। जब जीएसटी हम निकालेंगे तब जाके टोटल में जीएसटी को ऐड करेंगे, तभी तो बनेगा प्राइस। समझिए, जैसे भाई टोटल 500 रुपये प्राइस था किसी आर्टिकल का, उस पर जीएसटी 10% है, तो 10% हमने निकाला, कितना है? 50 रुपये। तो इंक्लूडिंग जीएसटी का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग जीएसटी 500 प्लस 50 है ना, जीएसटी मिलाकर प्राइस। और एक्सक्लूडिंग जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी हटा के दैट इज 500 रुपये। बात समझ में आ गया? इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये 50 रुपये ना तो इंक्लूडिंग जीएसटी है ना एक्सक्लूडिंग जीएसटी है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये ओनली जीएसटी। समझे? समझे? अगर जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो ये जो टोटल प्राइस है, यहाँ पे जो फॉर्मूले में हम लोग कर रहे हैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये है एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस। कौन सा? एक्सक्लूडिंग, या खाली तुम सिर्फ लिख दो प्राइस लिख दो अगर तुम वैसे कन्फ्यूज हो रहे हो। प्राइस इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर। तो ये जो प्राइस है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला है। यहाँ पे जो रखते हैं कि मतलब परसेंटेज हो गया, जीएसटी का परसेंटेज, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो आंसर है ये ओनली जीएसटी है। अब इसमें इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस चाहिए तुम्हें इस पूरे फॉर्मूले में। कौन सा प्राइस चाहिए? इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ? इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस, जीएसटी मिलाकर। तो क्या करोगे बताओ? प्राइस में जो भी लिस्टेड प्राइस है, जो प्राइस में, ये प्राइस में क्या प्लस करना पड़ेगा? ये वाला पूरा फॉर्मूला एक तरीके से प्लस करना पड़ेगा। मतलब वही आंसर जो आ रहा है इस फॉर्मूले से आ रहा है ना, तो प्राइस का इंटू पी अपॉन 100 क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी चाहिए तो एक्सक्लूडिंग वाला जीएसटी वाला प्राइस प्लस उसका परसेंटेज, तभी दोनों प्लस होंगे। वो जो आंसर आएगा। तब यहाँ पे क्या दिया है? 800 रुपये। एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज 800, तो मतलब प्राइस ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी ये वाला, ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग जीएसटी 800 प्लस 800 इंटू, यही तो आ रहा है, 800 इंटू 12%, है ना, 12 निकाल दें भाई। हमें इंक्लूडिंग जीएसटी निकालना है इन जनरल सेल्स। पैसा अमाउंट बड़ा होगा कि छोटा होगा? निकालना है। अगर इंक्लूडिंग जीएसटी निकालना है, कोई प्राइस बड़ा रहे, क्या बड़ा रहेगा? ओरिजिनल प्राइस पे प्लस क्या होगी? जीएसटी। वो वही तो किया है, ओरिजिनल प्राइस पे हमने क्या कर दिया? जीएसटी को ऐड कर दिया। ओरिजिनल प्राइस पे जीएसटी। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं? वही जो ओरिजिनल प्राइस है उसी का जो भी परसेंटेज दिया हो। तो ओरिजिनल अभी तो किया इससे पहले। तो इंक्लूडिंग जीएसटी इज इक्वल टू एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्लस जीएसटी का परसेंटेज। समझ गए? तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहे वैसे लिख लो भाई, जैसे जिस सेंस में समझ में आ रहा हो सेंस में लिख लो, जिस सेंस में। विद जीएसटी यानी इंक्लूडिंग जीएसटी, विद जीएसटी वाला प्राइस, जीएसटी नहीं, जीएसटी वाला प्राइस मतलब विद जीएसटी मिलाकर। विद जीएसटी इज इक्वल टू विदाउट जीएसटी वाला प्राइस प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं? वही परसेंटेज के हिसाब से। कैसे? विदाउट जीएसटी वाला प्राइस इंटू पी अपॉन 100। ये फॉर्मूला लिख लो। अब विद जीएसटी मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी, विदाउट जीएसटी मतलब एक्सक्लूडिंग। अब ये तो इंग्लिश का फेयर है, ये फॉर्मूला लिख लो आप भी। विद जीएसटी इज इक्वल टू विदाउट जीएसटी प्लस विदाउट जीएसटी इंटू पी अपॉन 100। यही ये जो अमाउंट है यही जीएसटी है एक्चुअली। ये है विदाउट जीएसटी वाला प्राइस, टोटल हो गया विद जीएसटी वाला प्राइस, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी काम आ जाता है।
अब परसेंटेज का सेंस है भाई, परसेंटेज जैसे सेंस से समझना हो वैसे सेंस में समझ लो, अगर तो बिजनेस के थोड़ा बहुत पता है कमर्शियल में, ठीक है ना। जैसे मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है, शॉपकीपर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। तो पहले 5000 का 10% हटा देना, डिस्काउंट ठीक है। डिस्काउंट वाले में 10% देना है, क्या करो डायरेक्ट 90% कर दिया करो, डायरेक्ट क्या कर दिया करो, हाँ। तो इसमें आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस, हमेशा जीएसटी किस पर लगता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो मार्क प्राइस का 90% तुम्हें निकालना है, डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 4500 आ जाएगा। डिस्काउंटेड, डिस्काउंट प्राइस नहीं, डिस्काउंटेड, हाँ डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है। तो 5000 पे इंटू 10%, सॉरी 90% करना, क्योंकि 10% हटाने पर 90% वैल्यू बचेगी, तो ये आ जाएगा 4500। डिस्काउंटेड प्राइस क्या आ जाएगा, 4,500। अगर डिस्काउंट पूछे तो बताना डिस्काउंट 500 रुपये हुआ, अगर डिस्काउंट पूछे तो डिस्काउंट कितना हुआ, 500 रुपये। 4500 आ रहा है डिस्काउंटेड प्राइस, इसका मतलब इसमें डिस्काउंट कितना हटा होगा, 500। अगर पूछ ले कि डिस्काउंट बताओ कितना, तो 500 रुपया हुआ। तो डिस्काउंटेड प्राइस पर क्या लगती है, जीएसटी। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी निकाल लो, 4500 पे 12% है, ये निकाल लेना। फिर टोटल अगर पेड टोटल बिल अगर निकालना है तो टोटल बिल क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जो भी जीएसटी है तुम्हारी 4500 का 12%, ये निकालना अमाउंट प्लस करना 4500 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई, ये तो पता ही है। ये सब कर लेना, ये भी सेम है, एमआरपी वाला वही मार्क प्राइस तुम्हारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अपने ये लोग बोर्ड में करवाया था। ठीक है। ये 12000 है, डिस्काउंट हटा के 80% निकालना, जो वैल्यू आएगी 80% की 18% जीएसटी का अमाउंट, ये एक आ ही जाएगा। जैसे जैसे कि आपने बताया वैसे ही। हाँ सेम ना, सेम ही तो एमआरपी दिया हुआ है, हाँ डिस्काउंट दिया है ठीक है। डिस्काउंट 2400 रुपये इसमें निकाला, 2400 बाद में माइनस कर दिया। हम लोग क्या करें, डायरेक्ट 80% निकाले ले रहे हैं, हम लोग क्या करें ले रहे हैं, डायरेक्ट 80%। डायरेक्ट 80 ही 9600 आ जाएगा। इंट्रा स्टेट का मतलब समझ लेना, इंटर स्टेट है, इंटर का मतलब एक स्टेट की दो स्टेट, एक होता दो से ज़्यादा ज़्यादा। कितने बार है। होता है, इंट्रा में 2। इंट्रा में एक है। इंपॉर्टेंट कहाँ बना रही, इंपॉर्टेंट पेज क्या है फॉर्मूले का, तो बिटवीन 2 और 2 मोर स्टेट हो जाएंगे। ये सारे करा दिए थे उस दिन ना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज, बैंकिंग में एमसीक्यूज क्या आएगा, बैंकिंग का एमसीक्यू पूरा पूरा क्वेश्चन ही आ जाए। बैंकिंग वाले में फंस सकते हो अगर परसेंटेज से दिया गया है तो, वही फॉर्मूले पे क्या जैसे फॉर 2 ईयर पर सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल बैंकिंग का ही क्वेश्चन हो गया कि अगर एमवी इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या बताओ, मंथली इंस्टॉलमेंट बताओ, है ना, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ, सब तो दिया ही हुआ है तुम्हें। एमवी वाला डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना, तो डिपॉजिट वाला ठीक है। तुम्हें एट द टाइम भाई जोसेफ रिसीव 200 एज इंटरेस्ट, 2000 है ना, एमवी नहीं ले रहा है, 2000 क्या ले रहा है, एज इंटरेस्ट ले रहा है, 2000 क्या ले रहा है, एज ए इंटरेस्ट ले रहा है, एमवी नहीं ले रहा है। तो तुम्हें इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मार दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी दिया है, नहीं दिया सर, पी तो निकालना है सर, पी तो 8 एंड देख लो कितने मंथ का है, 2 ईयर्स है 24 हो जाएगा, आर दिया बाकी सब दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। ये सब तो कर ही लोगे भाई, तो क्योंकि बहुत ही स्पेशल वाले कराने हैं जिसमें तुम लोग फंसो, तो बैंकिंग हमें लग रहा है कि ठीक है। बस एन वाले में ध्यान देना है तुम्हें, यहाँ पे ना है कि वहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी, पर क्वाड्रेटिक में जब तुम थोड़ा सा बड़ा बड़ा अमाउंट आएगा क्वाड्रेटिक का, और यहाँ पे इसे डिवाइड बाई दिख रहा है ना 2, अगर यहाँ पे होता डिवाइड बाई 5, अगर होता, अगर क्या होता 5, तो सबसे पहले क्या सारे टर्म को क्या कर लिया था, छोटा कर लिया जाता। तो ये सब ये एक प्रैक्टिस याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 5 ये नहीं हो रहा है डिवाइड, सिर्फ ये हो रहा है, हमें तीनों को करना पड़ेगा ना, 3 टर्म है। तो ऐसा कोई फेवरेबल नंबर होता तो पहले क्या कर लो, छोटा कर लो, पहले क्या कर लो, हाँ। ये क्वाड्रेटिक में भी एक प्रैक्टिस है।
यहाँ पे कौन सा समझा रही है, देखो जैसे कहा डिविडेंड रिसीव ऑन 80 शेयर ₹20, हमने डिविडेंड कितना मिला, 80 रुपीज़ के शेयर पे 20 रुपीज़ मिल रहा है। इफ 9% डिविडेंड डिक्लेयर, अगर डिविडेंड 9% है तो इन्वेस्टमेंट अपना नंबर ऑफ शेयर से, देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ऑफ ₹20। तो बच्चे लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत करते हैं, ऑफ ₹20 जो जस्ट ऐसे लिखा हो तो मतलब वो नॉमिनल वैल्यू हो गया, क्या हो गया, नॉमिनल। और रेट कितना दिया हुआ है, 9%। भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पूछा है तो कई बार बता चुके हैं डिविडेंड इनकम ये सब क्या है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू N इंटू R/100 इंटू NV, निकाल लो। हाँ फिर कितना आसान था। अब यहाँ पे तो कंपनी ने 6% आर दे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इफ द रीना रिसीव दिस मच एज अ डिविडेंड द नॉमिनल वैल्यू, वही सेम है, क्या क्या तुम्हें दिया वाला डेटा लिख लिया करो। आर दिया हुआ है तुम्हें 6% और रीना रिसीव 2840 एज अ डिविडेंड, मतलब इनकम कितना दिया गया है 240 2840, और तुम्हें नॉमिनल वैल्यू निकालना है। तो इफ द कंपनी डिक्लेयर दिस डिविडेंड शेयर होल्डर इफ द रीना रिसीव दिस मच डिविडेंड नॉमिनल वैल्यू। तो भाई फॉर्मूला क्या है तुम्हारा इनकम का या डिविडेंड का, N into R/100 N इंटू R/100 R/100 NV इंटू NV, ठीक है ना। तुम्हें इनकम दिया हुआ है 2840 नंबर ओके, और R दिया हुआ है। अब तुम्हें ना तो N मालूम है ना ही तुम्हें NV मालूम है, तो ऐसे में NV को हमने कहा था लेट क्या कर लिया करो, X 100 लेट कर लिया करो। NV क्या लेट कर लिया करो, 100 100 लेट कर लिया, और 100 लेट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है देख लो, 2x इज ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 8 और x इज द सेट ऑफ होल नंबर। तो तुम्हें इसको करना है क्या, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तुम्हें चेक कर लेना है कौन सा आंसर सही सही, C ठीक है। 2 टुकड़े इस पर कर लेना, क्या नाम है इसके 2 ये कर लेना, ये अलग वाला और दूसरे कॉलम में ये अलग, इसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी, फिर रेंज पकड़ लेना कितनी आ रही तो है, सर होल नंबर्स में तो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो भी है आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। वो तुम्हें आंसर 0 से स्टार्ट होता है, हो सकता हो आगे से माइनस वाले तो आएंगे नहीं, हटा दो, 2 एलिमिनेट कर दो, ये भी तीनों माइनस में तीनों माइनस में, तो ये तो आएंगे नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो, बिना चेक किए भी कुछ आंसर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैसे तुम्हारा MCQ दिया हुआ है, कैसे तुम्हारे MCQ दिया हुआ है, क्योंकि ये माइनस में होल नंबर होता ही नहीं। थोड़ी नहीं सॉल्व करने में आता है। हाँ और क्या, वो एलिमिनेट कर दो ना उसे, तो बाकी जो गलत है, क्योंकि वो कुछ सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है MCQ में, MCQ सही होना चाहिए। तो कह रहे कंपलसरी सॉल्यूशन नहीं ऐसा कुछ नहीं है सॉल्यूशन, फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। ये सब वैसे ही हैं अभी फ़िलहाल तो। हाँ ये देख लो, इसमें अगर उल्टा बताना हुआ कि ये वाले का तुम्हें ये दिया हुआ है इक्वेशन, इसमें सही मार्किंग क्या है, सही नंबर लाइन क्या है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बोथ A और B की कहानी क्या है, यहाँ पे देखो क्या सॉल्यूशन सेट इसका दिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट मतलब सेट ऑफ इंटीजर। कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि ये वाला सही, बोथ A और B, कि दोनों कैसे सही हो सकते हैं, ऐसा है क्या, दोनों भी सही हो सकते हैं क्या, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 5x इज लेस दैन 23, x इज लेस दैन 23 डिवाइड बाई 5, x इज लेस दैन 5 फॉर द 20, 4 होल में आएगा, 3 रिमाइंडर में आएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग है, और सेट ऑफ इंटीजर है, तो x इज 4 पॉइंट समथिंग इज लेस दैन, यानी 4 पॉइंट वाला नहीं लेंगे, 4 वाला इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, 4 वाला इंक्लूड कर लेंगे। क्या ले लो पेन इधर, देख लो, यानी कि लेस देन दिखाना है तो 4 पॉइंट समथिंग को नहीं दिखाएंगे ना, इंटीजर है ना, हाँ तो 4 से ही दिखाएंगे, 4 वाला लेंगे, और लेस देन मतलब इन्फिनाइट तक जाएंगे, तो ये वाला सही है, 4 से लिया हमने, है ना।
4 3 2 1 और इन्फिनाइट जा रहा है तो इन्फिनाइट से डॉट डॉट स्टार्ट किया, है ना। यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं, सुन लो, इसकी लैंग्वेज अलग भी हो सकती है। ऐसे ले लिया, माइनस का देख लो इधर, इस वाले को कैसे दिखा सकते हैं, इस वाले को कैसे दिखा सकते हैं, देख लो। माइनस का इन्फिनाइट लिया, डॉट 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 1 2 3 4 ऐसे भी दिखाया जा सकता है। मतलब डॉट डॉट की जगह माइनस इन्फिनाइट, क्योंकि एक्स इज लेस देन दिस। लेस देन में कितना भी आ सकता है इंटीजर में, माइनस में। तो यहाँ पे क्या सिंबल आ सकता है, इनफिनाइट। माइनस का इन्फिनाइट, हाँ सॉरी माइनस माइनस का इन्फिनाइट। और यहाँ पर तो 4 तो एंड है ही है। अगर उधर पॉजिटिव इन्फिनाइट हो तो ओनली इन्फिनाइट लगा रहता, समझ गया ना। ऐसे भी हो सकता है। चलो अच्छा, तो ये वाला करेक्ट है, पहला वाला तो ठीक है, 4 से इन्फिनाइट। अब ये देख लें, अगर हमने इस लैंग्वेज में लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या? 4 3 2 1 0 माइनस इन्फिनाइट ही तो जा रहा है, हाँ बी वाला भी तो इनफिनाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, है ना। कितना अननेसेसरी ट्रिकी, मतलब ट्रिकी दिखने में ट्रिकी लग रहा है लेकिन था नहीं ट्रिकी, ट्रिकी था नहीं, समझ गए बात। तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है ऐसे भी, नहीं तो आगे जाके यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट हो जाता है, आगे आगे सिंबल या डॉट डॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या देखो, क्या लिखा, अजीब सी लैंग्वेज दी हुई है क्या। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन इज दिस व्हेन द रिप्लेसमेंट सेट n इज, अगर 7 से छोटा है, x क्या है, 7 छोटा है। छोटा है, तो सेट कैसे बनाएंगे सेट। हमने एक ऐसे लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, x इज सेट ऑफ n एंड x इज लेस देन 7, या फिर हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। क्या ये दोनों सही है या दोनों गलत है? ए तो सही है, बी नहीं सही है। क्यों, x इज लेस देन 7 क्यों कैसे लिखोगी अगर नेचुरल नंबर है तो? कैसे लिखोगी नेचुरल नंबर में, नहीं दोनों सही है ना। हाँ। नहीं दिख रहा है कैसे? तो दोनों सही नहीं लग रहे। दोनों सही है क्योंकि नेशनल नंबर तो वो 0 से स्टार्ट होगा नहीं तो। एग्जाम में ना तो जब बोले सॉल्यूशन सेट बनाओ तो सेट बिल्डर फॉर्म देना, आप क्या देना, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको बनाना। सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया मैंने कैसे, लास्ट में सेट ऑफ लिखाना है, पहले जस्ट एक्स लिखना है, बीच में जो आंसर है एक्स का वो इधर इधर लेस देन के वो साइन मार के वो दे देना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना बिल्कुल। देखो अगर इस तरीके से एमसीक्यू आ जाए कि x क्या है, -3 से बड़ा बड़ा है, -3 से बड़ा, और दूसरी स्टेटमेंट अगर बड़ा है तो x + 5 अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ओके। देखो थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत टफ नहीं है लेकिन ऐसे ट्रिकी जैसा है, अंडरस्टैंड मैथ टाइप है। एक तरफ क्या कह रहा है, x क्या है, -3 से बड़ा है, यानी डेफिनेटली x का जो आंसर होगा क्या होना चाहिए, -2 हो सकता है, -3 से बड़ा है ना, या तो -2 हो सकता है x का आंसर अगर सॉल्यूशन सेट बनाए। x क्या क्या आ सकता है बोलो, -2 या तो -1, -3 बड़ा होने का मतलब यही हुआ, -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 1 आ सकता, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इस तरीके से 2 आ सकता है, इस तरीके। दूसरा एक कंडीशन कर फुलफिल करो कि x + 5 यहाँ पे क्या दे दें, यहाँ पे ऐसा कि अब सोचो खुद ही, 5 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 5, अभी हम साइन नहीं देंगे, यह आ जाएगा -3। तो x की कंडीशन क्या बता रहा है, -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ना। तो यही तो साइन लग रहा है घूम फिर के, नहीं समझे, नहीं समझे। देखो पहले क्या कह रहा है कि पहला सिचुएशन दी गई है, ये समझ लो भाई, अगर आ गए तो फंसना जब बेमतलब के, कि x क्या है, -3 से बड़ा है। x -3 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, 2 - 1 - कि -2 -1 0 1 2 ऐसे आंसर हो सकते हैं, ऐसे आंसर हो सकते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे बताओ कौन सा साइन आएगा अगर ये एक है समथिंग इक्वेशन, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन, इक्वल टू, क्या है। अगर तुम खुद ही सोचो 5 को हम उधर भेजे तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। ये मैच कर गया ना। तो अब यहाँ -3 है तो यानी ये वाला साइन कौन सा लगा हुआ, ग्रेटर है, तो ग्रेटर लगा दो, सेम तो ही गया ना फिर ये, फिलहाल तो बिल्कुल सेम टू सेम ही होगी। 5 को उधर भेजा हमने, 2 - 5 -3 आंसर आया। तो अब ये मैच करा लो कि x -3 से क्या होना चाहिए, छोटा कि बड़ा, बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा साइन लगा लो, तो वाला बी वाला आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। तो अननेसेसरी फंसना नहीं है। पता चले कि होता है कि बेगुनाह, मतलब एक हम तो बेगुनाह थे फिर भी हमें सजा मिल गई,
कि तुमने है ना छोटी सी चीज़ है ना इतना प्रैक्टिस कि छोटी चीज़ मिस कर रहे हो। अब जैसे ये वाला देखो, और यहाँ पर भी ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन लगाने हैं तुम्हें। जैसे अगर ऐसा है भाई, बोर्ड एग्जाम में तो 2-4 बार है ना, बोर्ड एग्जाम में लड़कियां खासकर लड़के रो के गए। तुम तो लड़कियां हो, लड़के रो के गए, तो ये बहुत कॉमन बात है कि रो के घर जाना बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तुम्हें घबराना नहीं, घर वालों को, पेरेंट्स को कि क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/x-2 इज लेस देन 0, और दूसरे में कंडीशन बता रहा हूँ, तो बताओ अच्छा x क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x अगर उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो x तो सब कुछ 0 में आ जाएगा, तो साइन आप ये कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, है कि नहीं। सब कुछ तो 0 में आ जाएगा ना, कि x-2 उधर जाके मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा देखो, अच्छा एक चीज ध्यान दो जरा, बात समझना। यहाँ 1/समथिंग है, ऊपर 1 है, ठीक है ना, और नीचे फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी जो कि 0 से क्या है, छोटा है। यानी 0 से छोटा मतलब ये आंसर क्या होना चाहिए, इन माइनस होना चाहिए। कॉमन सेंस है, ये आंसर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तभी तो 0 से छोटे कंडीशन फिल होगी। तब ये साइड क्या हो रहा है, क्योंकि 0 से छोटा ना माइनस ही वाले आंसर हुए। 0 से छोटा मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। यानी x की वैल्यू डेफिनेटली -2 से छोटी बड़ी होनी चाहिए ना, तभी तो साइन यहाँ पे भाई ओवरऑल यहाँ पे माइनस में अगर दिखाना है तुम्हें, या तो x हो तुम्हारा माइनस में हो, x क्या हो माइनस में हो, अगर प्लस में है तो 1 होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, 1 होना चाहिए। यानी x का सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है मालूम है, क्या होना चाहिए x बताओ, अगर ग्रेटर से कह रहे हो तो 1 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए कम से कम, 2 से बड़ा, तो x2 से बड़ा, सॉरी 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, 2 से छोटा होगा तो या तो 1 होगा या तो बस 0 या फिर -1 तो हो जाएगा, तो -1 हो। ठीक है, -2 तो होना नहीं चाहिए, -3 हो, तब आंसर यहाँ पे कब कब आए, तब माइनस आ जाएगा आंसर। कब क्या हो, 2 से छोटा हो, क्योंकि 2 ही क्यों लिया सर, क्योंकि यहाँ पे एक तो 2 दिया हुआ था, पहली बात तो ये। और 2 से छोटे में अब ऐसे भी ले सकते हैं सर, इक्वल टू भी ले सकते थे ना, कि इक्वल टू या 1 से छोटा हो, ऐसे भी हो सकता था ना। 1 भी तो कंडीशन आ रही थी, ये भी तो हो सकता था x क्या हो 1 के बराबर या 1 से। हाँ, तो हमने डायरेक्ट इसकी जगह ये क्यों लिया, 2 से ही छोटा हो, नीचे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आंसर में 2 से ही हिंट है। नहीं तो ये भी सही था, ऐसे में भी सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 1 से छोटा होना मतलब क्या, 1 से बराबर ही छोटा, 1 भी है 0 भी है, -1 -2 सब आ रहे हैं ना इसमें, लेकिन हमने 2 से दिखाया कि लेस देन 2, तो इसमें 2 से ये आ जाएगा, तो लेस देन 2 ये आ जाएगा। तभी यहाँ पर तब यानी कि x में अगर हम 1 रख दें, 0 रख दें, माइनस में, तब आंसर क्या है, इधर साइड के क्या होने वाला है, माइनस में होने वाला है। ये कॉमन सेंस लगा लो, कैसे देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे दे लिया -1 भी ले लिया, तो -1 -2 0। अब देखो आंसर यहाँ पे क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो ओवरऑल माइनस ही रहा ना। 1/-3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस में। ठीक है ना, अगर हम ऐसे लेते प्लस का 3 ले लेते, 3 -2 ऐसे ले लेते, तो आंसर प्लस में आ जाता, जो कि कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। समझ गया ना, ऐसे मेंटल मैथ लगानी है तुम्हें कि 0 छोटा या इसका आंसर माइनस में होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, x यहाँ या तो x 1 हो जाए, 1 -2 -1 है ना, या तो x 1 हो जाए या x माइनस ये 0 आ जाए, या x -1 ऐसे आ जाए, तो इसीलिए हमने 1 हो जाए, मतलब x का जो सॉल्यूशन है 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा होना ही मतलब 1 0 -1 ऐसे बैठेगा ना, तो ये लॉजिक दिमाग में रखना। अब कह रहे x -1 इसका फैक्टर है, अरे तो इजी है यार, क्या है 1 की x1 की वैल्यू k की वैल्यू निकाल लेना, फैक्टर है तो इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। कोई के बच्चे मालूम है
जैसे यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, एक्स में क्या रखना, 1 रखना है। कुछ बच्चे गधे क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख ही नहीं रहा, बस ऐसे 1 रख, तो क्या मतलब ही क्या रहा है, तुम निकाल क्या रहे हो, एक्स में तुम 1 रख के ले रहे हो और इज इक्वल टू मेंटेन कर ही नहीं रहे हो, तो इज इक्वल टू तुम्हें क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ये स्टेप भूल ही जा रहे हैं, ये दिमाग में कि यार एक्स में क्या रखना, 1 के रखना है, ए निकालना है। तो ए निकालो कैसे, जब इक्वेशन नहीं बनाओगे, इक्वेशन तो मेंटेन करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है, इसमें वही सब चीज़ें हैं, ये आएगा 1 नंबर का ऐसे ही, मतलब फाइंड के और ए एंड ये सब है। अब देखो यहाँ पे क्या रिमाइंडर 20 है, अब की बार इज इक्वल टू 0 रखो क्या, नहीं 20 नहीं। रखेंगे। अब इस इक्वेशन के आगे इज इक्वल टू 20 लिख देना और एक्स में -1 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -1 रख के ए को यहाँ रख के बाकी सबको इधर भेज देना। ये सब तो इजी इजी है, ये 2 वाला बता चुके कई बार, ये क्वेश्चन ये रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये बार बार नहीं बता रहे, क्योंकि अभी फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, विच ऑफ द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, देखिए वहाँ पर क्या था कि कह रहे इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बताना है आपको। अब बताओ इसमें कौन सा पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, बताओ। आई थिंक बी। शायद इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, बोलिए। ठीक है, तो देखो अगर किसी को पॉलिनोमियल बताना है तो अपॉन एक्स, ये तो अंडर रूट है, अपॉन एक्स भी नहीं होना चाहिए। देखो पॉलिनोमियल का मतलब वो सेंस मत लो कि मोनोमियल है, बाई उससे उस सेंस में, अगर एक टर्म भी है तो भी पॉलिनोमियल है। अब तो स्पेसिफाई 2 हैं तो बाई बोलेंगे, स्पेसिफाई 1 है तो एक होना, सभी पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 2 से ज़्यादा हो वही पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं। एक स्पेसिफाइड दिया, अगर सिंगल है तो मतलब पोली के अंदर ही आ जाता है, सिंगल है तो मोनो बोल दिया, 2 है तो बाइनोमियल बोल दिया, वो है पॉलिनोमियल का ही पार्ट। तो पॉलिनोमियल का मतलब वो नहीं हुआ यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, उससे वो मतलब नहीं है। पॉलिनोमियल मतलब एलिजिबल होना चाहिए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के एलिजिबल के लिए अपॉन में एक्स नहीं होना चाहिए, पहली बात तो फ्रैक्शन में एक्स नहीं होना चाहिए सिर्फ। तो एक तो फ्रैक्शन में अंडर रूट एक्स है, अगर ओनली फ्रैक्शन में एक्स होता तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। और नंबर होता तो? और अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, अच्छा, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, ठीक है ना, नहीं अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो ये पॉलिनोमियल कौन सा, ये तीनों पॉलिनोमियल नहीं है, एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। डिग्री तो ये तो यार मालूम होना चाहिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब है बड़ा इजी, लेकिन फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी बताइए आप, शायद 2 होगी भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही ना तुम्हें, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन सब में सबसे हाई डिग्री किसकी है, एक्स स्क्वायर, मतलब 2 है तो 2। इसी तरह अगर क्यूबिक वाला रहा तो 3 बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 बोलोगे। अब इसका जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, -3/4, -4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो पता ही है, इसको अगर डिवाइड रिमाइंडर इज इक्वल टू के मान लेना, रिमाइंडर इज इक्वल टू के, एक्स में वैल्यू रखना नहीं, ये सब तो भाई। अच्छा ये देखो कुछ, ये कुछ अलग जैसा लग रहा है क्या, 9th वाला क्वेश्चन अलग जैसा दिख रहा है। पी एक्स में दिया एक्सप्रेशन तुम्हें x+2 दिया हुआ है, कह रहा है कि पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स करें, तो आंसर क्या आएगा, पी एक्स और पी माइनस एक्स करें तो आंसर क्या होगा। फंक्शन अंदर का एक्स का माइनस में ले लेना है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे देख लो 2 फंक्शन दिए हुए, यानी कि हमें क्या करना है, x+2, भाई इसी को तुम फॉलो अप करो ना, पी एक्स के नीचे पी एक्स डालो, डाल दिया, के बीच में प्लस है प्लस लगा दिया। बाद में देखो कह रहा है कि
जो पी एक्स जब दोबारा डालो तो माइनस में डालो, क्या डालो, माइनस ठीक है ना। तो अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऐसे करो। माइनस एक्स प्लस 2। हाँ, ठीक है ना। जो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल दोगे, माइनस एक्स कर दोगे, बस इतना होगा। ऐसे करके देखो ये पी एक्स हो गया। यहाँ पे कन्फ्यूज, यहाँ माइनस ओवरऑल माइनस ना कर देना, कन्फ्यूज मत करो करना अपने आप को, बात समझो। यहाँ पे क्या कह रहे फंक्शन में जहाँ एक्स है उसके क्या कर दो, माइनस कर दो। जो मेन फंक्शन ये है एक्स का यहाँ पर, बस इसी को माइनस कर दो, इतना ही होता है इसका मतलब। अच्छा हाँ। अच्छा। अगर यहाँ पे होता 3x तो मतलब माइनस 3x कर देते, मतलब समझ गया ना। जो x में जो फंक्शन है उसको माइनस में कर दोगे। तो अब x में ही x ही तो फंक्शन काम कर रहा है, मेन वेरिएबल, तो उसको माइनस में कर देना है, बाद में सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है, 4 आ जाएगा, x कट जाएगा, समझ गए। ये मत कर देना कि दिस माइनस दिस ना कर देना, x प्लस 2, ठीक है, प्लस करना फिर ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस 2, एक्स को ही तुम्हें साइन बदलना है, ठीक है ना। हाँ। ये वाला ध्यान रखो यार, ये एग्जाम में हाईएस्ट पावर बताना है। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, इसमें बताओ हाईएस्ट पावर बताओ क्या है, ये प्लस 6x क्यूब नहीं है, बताओ। -4x क्यूब द कोएफिशिएंट ऑफ द हाई पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल इज प्लस x -4, स्क्वायर क्योंकि इसकी ज्यादा है ना। तो 4 है। क्या आंसर नहीं तुम देख ही ले रहे हो। नहीं सर, हमने नहीं देखा। हाँ आपने अभी बताया था आपने। हाँ बताओ, तो -4 क्यों भाई, नहीं -4 क्योंकि कोफिशिएंट है ना x। हमें क्या पूछ रहा है पहले बताओ। अच्छा हाईएस्ट पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऑफ x। तो हाँ पर -4 हाईएस्ट पावर पूरे उसमें क्या है बताइए आप, शायद आप चुप क्यों बैठे हुए हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या पूछ रहा है, 4x की पावर x का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन पूरा, तो हमें ना हाईएस्ट डिग्री नहीं बोला गया, डिग्री नहीं पूछा गया, हमें क्या पूछा गया, जो हाईएस्ट डिग्री उसका कोफिशिएंट तो -4 है, हाईएस्ट डिग्री देखो x4 है, तो उसका कॉफिशिएंट पूछा गया है, मतलब उसका समझ गया ना, उसका कॉफिशिएंट मतलब उसका जो कांस्टेंट नंबर है। तो ये सब चीज़ों में ध्यान दिया करो। बाई चांस यहाँ पर इसको और ट्रिकी बनाने के लिए अगर ऑप्शन 4 भी होता, बच्चे फंस जाते, बच्चे क्या होते, फंस जाते क्या कि यार हाईएस्ट पावर पढ़ा जल्दी में, हाईएस्ट पावर क्या 4 है, 4 आंसर दे दिया, है ना। जल्दबाजी में क्या पढ़ा हाईएस्ट पावर, तो 4 आंसर दे दिए। नहीं भाई, हाईएस्ट पावर जो है उसका कॉफिशिएंट पूछा गया, मतलब उसका जो एक्स के बाजू में जो, हाँ कॉफिशिएंट पूछा गया। तो इन सब चीज़ों में ध्यान देना है, इन सब चीज़ों में ध्यान देना है। अच्छा ये मैंने क्या बताया, अब देखो ये कई बार बता चुके, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरोस, फैक्टर, सॉल्यूशन, अगर ये सब वर्डिंग आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, उसको 2 स्प्लिट मार के 2 आंसर निकालने हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जीरोस, पता चले तुम्हें तो आता था भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, इसके आंसर निकालना तुम्हें आता था, लेकिन ये लैंग्वेज नहीं समझ पाए तुम। तो जीरो मतलब क्या होता है, जीरो फैक्टर कई बार लिख चुके हो, ये कहीं फॉर्मूले में लिख लेना, जीरो बताओ, फैक्टर बताओ, सॉल्यूशन से सॉल्यूशन बताओ, रूट बताओ, ठीक है ना। तो भाई तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, तो ये सब चीज़ें नोट करते रहो, पता चला कि वहाँ पर ढूंढ रहे हो कहाँ लिखा था हमने। देखो ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, एमसीक्यू में आ सकते हैं। कह रहा है कि इस √5 की डिग्री बताओ, पॉलिनोमियल की क्या बताओ, डिग्री बताओ। देखो रूट में 5 चल जाएगा वो पॉलिनोमियल, लेकिन रूट में x नहीं चलेगा, वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं, और फ्रैक्शन में तो ही पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखो भाई यहाँ पर कहीं पर x दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब डिग्री क्या हो गई x की, 0 हो गई। भाई हो सकता है ऐसे नंबर हो, √5 x की पावर 0, हमें डिग्री बतानी ना, हमने अज्यूम कर लिया x की पावर क्या है, 1 + 0। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होता है। किसी की पावर 0 है उसका मतलब क्या होगा, 1। चाहे 10 लाख है उसकी पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा, 10 लाख पावर गिर के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो √5 × 1, तो √5 आंसर आया कि नहीं आया। इसका वाले x में कौन सी डिग्री थी, 0 थी, समझ गए। तो क्यूबिक का 3 हो गया ना, क्यूबिक मतलब 3, एटमॉस 3 ना, हाँ कम से कम, एटमॉस का मतलब होता है कम से कम। क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द, अच्छा एक मिनट, ये डिग्री नहीं पूछ रहा, सॉरी डिग्री नहीं पूछ रहा है,
कह रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने ये आएंगे फैक्टर के, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक के 2 निकलते हैं, हाँ। 2 या 2 से कम भी निकल जाते हैं कभी कभी क्वाड्रेटिक में, अगर आंसर उसका नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना। तो क्यूबिक में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ये याद रखना। और क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 होगा, ये चीज़ याद रखना। अब ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। अगर ए और बी में नंबर ऑफ रोज सेम है तो पॉसिबल होगा। तो अगर कॉलम अलग अलग हो गए तो रोज सेम बता रहे ना, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बी सही है, कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इफ द नंबर रोज ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, तो ये तो बिल्कुल पक्का कर लो। क्या, अगर ए पहले बी बाद में, अगर ए पहले और रोज और कॉलम तो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल रहेगा। अगर सेम रोज है कॉलम है, सेम रोज कॉलम दोनों है। लेकिन जहां रोज और कॉलम का डिफरेंट है, तो ए वाले का कॉलम बी वाले को रोज से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रट लो बिल्कुल, पहले वाले कॉलम दूसरे वाले के रो से बराबर होना चाहिए। लेकिन इसी में सी देखो, सी में क्या दिया हुआ, पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम दिए नहीं, बिल्कुल नहीं ये वाला। तो हमें क्या बताना है, ये इसको रट लो। अगर रोज और कॉलम अलग अलग है, मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब ए में दो कॉलम है तो बी में कम से कम 2 रो होना जरूरी, कॉलम कितने भी चलेगा, कॉलम कितने भी हो चलेगा, समझ गए। तो ये बिल्कुल है ना, इसको रख लेना बिल्कुल। तो ये तो बहुत ये तो एक बिल्कुल फाउंडेशन है मैट्रिसेस का कि मल्टीप्लाई कब होना, कब पॉसिबल होता है। हाँ, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। अगर 2x2 मैट्रिसेस है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ठीक है ना। अगर 3x3 मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ऐसे 1 लिखना चाहिए, डायगोनल ऐसे आना चाहिए, मास्टर डायगोनल ऐसे होना चाहिए, इसको बोलते हैं मास्टर डायगोनल, ठीक है ना। तो ये 3x3 की हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स जिसमें सब में 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। कैसे बनती है? 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 अच्छा, मतलब 1 ठीक, सब में 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सब में 0 हो यूनिट। ना, इसको बोलते हैं यूनिट, यूनिट मतलब होता है 1 ना। और आई हाँ लो इधर, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, ये तो मालूम होना चाहिए भाई। क्या सर, इसमें कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगल रो, ओनली 1 रो, भैया ध्यान रखो, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। ओनली रो जैसा दिखे वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। कॉलम में भी यही कर लेना, कहाँ के कॉलम बना, कॉलम जिसमें क्या हो, कॉलम जैसा दिखे, ये वाला है, सी वाला सही है इसका। जिसमें ओनली कॉलम दिखे, कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली कॉलम दिखे, क्या दिखे, वैसे स्क्वायर वाले में था। स्क्वायर में बराबर रहेगा, स्क्वायर में रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, सेम नंबर होंगे, ठीक है ना। बात समझ गए। कॉलम मैट्रिक्स मतलब ओनली कॉलम दिखे, इसमें ओनली कॉलम किसमें दिख रहा है, ये वाले तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और रो वाली मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें ओनली रो दिखे, ओनली रो, ये दिखे रो, सिर्फ ये रो, ये वाला सही, ठीक है ना। तो सॉरी फॉर दैट। डायगोनल मैट्रिक्स बताओ, डायगोनल तो ये है। दिख नहीं रहा है। ये हाँ, ये वाला, ये सी है क्यों, डायगोनल चाहिए ना, यहाँ पे डायगोनल सभी में आ रहा है टू डायगोनल। होना चाहिए ना। अच्छा इसमें नंबर्स नहीं है, अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तो डायगोनल देखो यहाँ पे सेम नंबर, देखो डायगोनल मतलब हमेशा सेम लेफ्ट हैंड से पकड़ना है स्लोप करके, ऐसे ये वाला डायगोनल ऐसे नहीं होगा मैट्रिक्स में। पूरे में डायगोनल कैसे होगा, देखो 2 डायगोनल होते हैं, ऐसे और ऐसे, हमेशा ऐसे वाला लेना है, हाँ ये वाला लेना है, ठीक है। तो अभी कौन सा डायगोनल जिसमें डायगोनल रो, इसमें डायगोनल सेम हो नंबर, इसे देखो सेम दिख रहा है, ये हो जाए डायगोनल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बताए, नल जीरो नल कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बताना है। अब हॉरिजॉन्टल में जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जैसा ज़्यादा दिखे, रेक्टेंगल टाइप, हॉरिजॉन्टल थोड़ा ऐसे दिखे, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे होता है, वर्टिकल मतलब ऐसे,
अब किसमें हॉरिजॉन्टल जैसे ज़्यादा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। तो इसी तरह अगर वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, ये वर्टिकल होगा मैट्रिक्स हो इसका गया, फिर। वर्टिकल मैट्रिक्स ये हो गई, ठीक है ना। तो वर्टिकल है नीचे। ये तो खैर पता ही है, जैसे ये तो मालूम ही है आप लोगों को, इक्वेट करके आंसर निकालना है, बाकी ए इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, ये सब में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत किस में हो रही है, यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है मैथ का। मैथ के ट्रांसपोर्ट वाले में क्या होता है, एक को अगर याद आ जाए। कह रहे 2/2 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे फंस सकते हो क्या, अगर 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5i बताओ, तो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5i बताना है, 5 और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 आइडेंटिटी, 2/2 क्या है, बी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब क्या क्या लोगे यहाँ पर, 1 0 0 1 1 1 0 0 1। 0 1, ये सब ध्यान रखना, इसे 1 दिखना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई करके आंसर देख लो क्या आ रहा है, यही बी बी वाला। है। ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। समझ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। 5i मतलब i की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाना है। हाँ क्या है डाउट पूछिए। ठीक है, ए स्क्वायर ये सब तो पता ही है, खैर ये तो ये हो गया पूरा पूरा, ये हो गया। एमसीक्यू खत्म हो गए, एमसीक्यू चल रहे हैं अभी भी। कैसे होगा ये, ऐसे है तो हाँ ये देख लो भाई, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ ना फंस जाओ। पता है सब कुछ किया, एक होता है ना कि रामायण खत्म हो गया, बाद में बोले सीता कौन थी, विद्यालय से बच्चे क्या बोले, सर सीता कौन थी इसमें, पूरी रामायण खत्म करने के बाद, है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहे हैं 80 बताओ, इसका 80 का मतलब होता है ट्रांसपोज। 80 का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो तुम्हारे रो है, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। समझो रो को कॉलम कर दें, 3/2 क्या है, रो है ना, इसको कॉलम में ऐसे लिख दो। माइनस, अगर रो से चल रहे हो रो से चलो, कॉलम से चलो तो कॉलम से चलो, तो हम रो टू कॉलम चल रहे हैं, तो रो 3/2 रो ऐसे था ना, 3 2 तो 3 ऐसे लिख दिया, -1 3 तो -1 3 ऐसे लिख दिया, 7 9 ऐसे है तो 7 9 ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। या कॉलम से रो जाना वैसे भी कर सकते हो, कॉलम ऐसे तो ऐसे लिख दिया, कॉलम ऐसे तो ऐसे लिख दिया, है ना। 3 -1 7 को ऐसे कॉलम में था ना, ऐसे लिख दिया। ऊपर लिख दिया, फिर याद इसके नीचे हाँ। ऐसे कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे कर लो, रो को कॉलम कर सकते हो या कॉलम टू रो जा सकते हो, लेकिन जैसा पहले का वैसे बाद में जाना है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज का मतलब भाई समझ लो, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है। स्क्वायर है तो सेम रहेगा, लेकिन अगर अलग है रोज और कॉलम तो रोज कॉलम यहाँ अलग हो, 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। 2/3 नंबर ऑफ रो कितनी है, 2 है, 2/3 कॉलम कितने, 3 है। अगर ऐसे आ जाए कि इन आइडेंटिटी में m इंटू एन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एम हो जाएगा, ऐसे पूछ ले क्या हो जाएगा। हाँ, m इंटू एन का क्या हो जाएगा, n इंटू एम, किसमें? एन क्रॉस एन, ट्रांसपोज में हाँ m क्रॉस एन का n क्रॉस m हो जाएगा। फिर ऐसे बदल जाएगा पूरा। और इसी तरह मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही आता है ऑप्शन। मल्टीप्लाई में क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे हो, देखो एन एन के हिसाब से, देखो जैसे मल्टीप्लाई होना कब पॉसिबल है मालूम है ना, पहले करो दूसरे कॉलम में ऐसे तो जैसे कि जैसे नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ रो के बीच में, जैसे हमने 2 3 4 6 लिया, ठीक है ना, ये लिया, और बी वाला तुमने ले लिया अलग कोई ऑर्डर का ले लिया। कौन सा ऑर्डर लेना चाहिए कि दूसरे वाले में क्या है, क्या है, क्या कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो माइंड आप बहुत ज़्यादा। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी बी में हमें जैसे यहाँ पे कॉलम में 2 हैं, तो बी में रो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 3 4, यानी ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, तभी तो पॉसिबल बनेगा। कब, जब इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 2/1 है ना, तो इसका पहला, इसका आखिरी, इसका पहला सेम होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, हाँ है ना। और आंसर किस में आएगा, ये वाले में आएगा, 1 में 2/1 में आएगा आंसर, करेक्ट है। यानी यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, रो कितने होंगे, 2 कॉलम 1 कॉलम 1, यानी ए बी ऐसे आंसर आ जाएगा। ये बात सही है, हाँ सही है। तो हो क्या रहा है मालूम है, अब यहाँ पे देखो, ये ले लिया m, ऑर्डर m n में ये वाला m इंटू एन, यानी जो b वाले का ऑर्डर है
वही आगे बी आगे मेंटेन होगा आंसर में। बी का जो ऑर्डर है वही आंसर के ऑर्डर से मेंटेन हो रहा है इस वाले इसमें। करेक्ट, सही है ना। तो ए और बी में कुल मिला के बात क्या है, ए और बी में इसे ये है तुम्हारा m इंटू एन, तो ये वाले का n सेम हो जाएगा, पहला वाला n हो जाएगा। अगर यहाँ m इंटू एन है तो यहाँ वाला n इसका 2 इंटू 1 में n के बराबर हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला n इसका पहला वाला n के मतलब बराबर हो गया ना, 2 अगर ये n ले रहे हो 2 सेकेंड वाले तो ये n ही के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे एमसीक्यू बन सकता कि दूसरे वाले का m इंटू एन में तो दूसरी जो मल्टीप्लाई पे रखा हुआ है तो n इज इक्वल टू एन होना चाहिए उधर के लिए। उधर के लिए जो m इंटू एन है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। दूसरे वाले का m इंटू एन है वो n और m बराबर होना चाहिए, है ना, ये बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। हाँ। ये कहानी ध्यान रखो। तो आंसर जो आएगा तुम्हारा वो n इंटू एम में आएगा। आंसर क्या आएगा, n इंटू एम में, क्योंकि ये n इसके बराबर हो रहा है, ये m है। हाँ तो देख लो, हाँ हाँ समझ गए। समझ गए ना। तो उस तरीके से तुम्हें इसको ये करना है। और कहाँ है इसके, बस हो गया तुम्हें। सब दे दे। बोले nth टर्म बताओ, क्या बताओ, जैसे कि बोलेगा 5th टर्म बताओ 6, कोई भी फॉर्मूला दे दे, बोले 2n स्क्वायर माइनस 4, इसमें क्या बताओ 5th टर्म बताओ, क्या बताओ 5th टर्म। तो सीधा इनमें क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे। जी हाँ, इनमें क्या डाल देंगे, perfect। 5 डाल देंगे, है ना। सॉल्व करनी बस, देख लेना कितना आ रहा है ना। हम्म। तो ये होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या पहले मल्टीप्लाई करोगे, नहीं स्क्वायर पहले तो 25 इंटू 50 माइनस 4 46 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रहेगी, मतलब कुछ भी फॉर्मूला दे देंगे, बोलेगा ऐसा टर्म बताओ, और सर डिफरेंस मांग लिया ना, है। डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। ये सब की समझे नहीं तुम, मेरे ये क्वेश्चन कैसे है। आपको क्या दिया जाएगा, एक मॉडिफाइड नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a प्लस n माइनस 1 d, ये जनरल फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, जनरल। जनरल, ठीक है ना। तो अगर आपको एक तो इस टाइप का रहेगा, आपको है ना जनरल से एक मॉडिफाइड फॉर्मूला दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, अच्छा मॉडिफाइड फॉर्मूला। या फिर बोलेगा फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला क्या बोलेगा, बनाओ। दो टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। कैसे दो टाइप क्वेश्चन आएंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला देगा, बोलेगा कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड कोई भी पर्टिकुलर टर्म 6 टर्म 7 टर्म जो भी रहेगा ऐसे, ठीक है। एक ऐसे आएगा फाइंड द मॉडिफाइड फॉर्मूला देगा, बोलेगा फाइंड द 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म, ऐसे कुछ भी। एक बोलेगा फॉर्मूला बनाओ, अब ये लैंग्वेज तो नहीं रहेगी ना, फॉर्मूला बनाओ क्या रहेगा कि फाइंड nth टर्म, क्या बोलेगा फाइंड nth टर्म। नहीं किया ना तुमने, बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई। दो टाइप के रहेंगे, ये तो जनरल फॉर्मूला है भाई, एन टर्म जनरल। वैसे एपी का जनरल फॉर्मूला, जीपी का अलग हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे, भूल जाओगे, नहीं ये ध्यान रखोगे। क्या बोले फाइंड से मॉडिफाइड फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब मॉडिफाइड फॉर्मूला कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, जैसे 3n क्यूब माइनस 3 कुछ भी दे दे, बोलेगा सिस्टम बताओ, तो इसमें n में क्या डाल दोगे, 6 डाल दो और निकाल लो। एक तो ऐसा। दूसरा बोलेगा फाइंड द nth टर्म, मतलब फॉर्मूला बनाओ, मतलब क्या होगा ना मैं ऐसे ऐसे दे रहेगा 3 9 20 है। वैसे जीपी लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि एपी नहीं, एपी नहीं एक्चुअली में, सॉरी, एपी ले लो 3 6 9 12 डॉट 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 ऐसे करके दिया हुआ है। और लास्ट में नंबर दिया तुम्हारा 81, क्या दिया हुआ है 81। ऐसे बोलेगा कि n टर्म बताओ, मतलब n फॉर्मूला बनाओ इसका, कि n टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारे जनरल फॉर्मूले से मॉडिफाइड, मतलब मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाना है। इस सीरीज से क्या बनाना है, मॉडिफाइड फॉर्मूला बनाना है। क्या मॉडिफाइड फॉर्मूला नहीं, देखो l इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या, बेसिक वाले में, जनरल में, ठीक है। अब जितना भी जहाँ जहाँ बोल रहे हैं वहाँ वो वैल्यू डाल दो, वहाँ वो वैल्यू डाल दो, ठीक है ना। ठीक है, तुम्हें एल भी नहीं दिया जाएगा, घटा दो, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका देखो मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए की जगह ए डाला, एन नहीं मालूम है, और डी की जगह 6 माइनस 3 है ना, 3 डाला,
तो देखो मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बन गया, 3n -3 -3 l इज इक्वल टू 3n बन गया। बस ये तुम्हारा मॉडिफाइड फॉर्मूला हो गया, यही हो गया nth टर्म। अच्छा इस इक्वेशन के हिसाब से इसके हिसाब से एपी सीरीज के हिसाब से ये बन गया तुम्हारा क्या, मॉडिफाइड। मतलब लैंग्वेज क्या रहेगी, फाइंड nth टर्म। क्या लैंग्वेज रहेगी, nth टर्म। हाँ तो n टर्म आप बोलो सर n टर्म 4 5 6 कुछ दिया तो है ही नहीं, आप क्या बोलोगे। अगर ऐसा होता इसमें फिफ्थ टर्म बताओ, फट से बताए थे फिफ्थ टर्म। अगर ऐसे इसमें होता 7 टर्म बताओ, फॉरन बताए थे 7 टर्म में क्या, इनमें 7 डालते बता देते, समझिए। लेकिन बोला था nth टर्म मतलब n में डाल के बाकी सब में वैल्यू पुट कर दो और l इज इक्वल टू निकाल लो, यही ठीक है। यही इसका क्या हो गया, मॉडिफाइड फॉर्मूला कह लो या nth टर्म कह लो कि 3n nth टर्म। अब इनमें जो डालो डायरेक्ट निकालते रहो, इनमें 10 डालो 30 आ जाएगा, इनमें 20 डालो 60 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये दोनों, और एक में मॉडिफाइड फॉर्म दिया रहेगा, बोलेगा 5वां 6वां टर्म बताओ, डायरेक्ट इनमें 6 डालना 7 डालना निकाल लेना। दूसरे में क्या होगा, एक सीरीज दी होगी एपी की, है ना, उसमें ए और डी की वैल्यू डालना और एन में कुछ भी वैल्यू मत डालना, वो तुम्हारा nth टर्म बन जाएगा। अब आई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखोगे भूल जाओगे। आगे ध्यान रखो। अब यहाँ पे यही दिया है देखो, फाइंड द nth टर्म। ये देखो कह रहा है इसमें nth टर्म बताओ एपी का, देन फर्स्ट nth टर्म तुम्हें दिया हुआ n+3 दिया हुआ, एक मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया हुआ है। कह रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म बताओ, n में 1 डालो देख लो क्या आ रहा है, n में 2 डालो देख लो क्या आ रहा है, n में 3 डालो देख लो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। एक बार हमने बोलेगा फर्स्ट 3 टर्म बताओ, हाँ फर्स्ट 3 मतलब 1 से स्टार्ट करो, एक बार 1 में डालो देखो क्या आ रहा है, 2 में डालो क्या आ रहा है, 3 तो सीरीज आ जाएगी जो भी आंसर आ रहा है, समझ गए। तो इन सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ठीक है, बाकी तब तो पता ही है, ये सब नॉर्मल वाले क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस हैं। किसी ये देखो nth टर्म वाले, यहाँ क्या है, इफ एन एपी इज फर्स्ट टर्म इज 5, पहला टर्म 5 है, ए इज इक्वल टू 5 है, कह रहा है डी क्या है -3 है, सेम कह रहा है एन टर्म एंड द एन टर्म इज -7, मतलब अब देखो एन टर्म इज -7 मतलब तुम्हें एन टर्म दिया हुआ है, तो क्या एन दिया हुआ नहीं, एक मिनट। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन का डेटा लिखो, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 5, ए इज इक्वल टू 5 एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -3 और nth टर्म क्या है -7 है, nth टर्म क्या है -7 तो क्या ये क्या है, ये तो निकालना क्या है, देन n इज इक्वल टू n निकालना है और n दिया हुआ है, क्या है ये, n थोड़ी ना दिया हुआ क्या दिया है, एंड लास्ट ऐसे एंटी एंड हाँ। होता है वो। टर्म तो ये क्या है, टर्म ये लास्ट टर्म है, ये क्या है एल है, अगर फॉर्मूले में जो सीख एल, तो ये क्या है एल है, जिन्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें एन ही निकालना है। ये देखो एन, तुम्हें एन निकालना है, तो एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू ए प्लस हाँ n -1 डी से तुम्हें एल एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ, डी दिया हुआ है, तो निकाल लेना, समझ गए। तो ऐसे लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 5 देन A18 - A13 बताओ, बताइए, 17 ठीक है। तुम्हें कॉमन डिफरेंस अगर डी तुम्हें 5 दिया हुआ है, तो क्या बताना है, A18 - A13, तो उसके नीचे उसका स्ट्रक्चर ये लिख लो, फॉलो अप कर लो। A18 का मतलब A + 17D, इन ब्रैकेट लिखना, इन ब्रैकेट A + 12D। तो ये जरूरी था, क्या जरूरी था इसमें, ब्रैकेट में लिखना जरूरी था। क्यों सर भाई ब्रैकेट में लिखना जरूरी था, ब्रैकेट में लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो वहां पे थोड़ी सी कहानी बदलेगी। क्या कहानी बदलेगी, साइन चेंज होगा कि अंदर माइनस ए हो जाएगा, प्लस का -12, तभी तो ए एक हटेगा, तब उसके बाद डी की जगह डी की वैल्यू डालना है ना, 17 फायदा -12 फायदा करके आंसर निकाल लेना। तो ये क्या जरूरी था, अगर ऐसे बिना ब्रैकेट कर दोगे ना सब गड़बड़ हो जाएगी, तो ब्रैकेट आपको करना है, साइन नहीं चाहिए तो ब्रैकेट करना है, समझ गया ना। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम लोग प्रैक्टिस बड़े बड़े क्वेश्चन किए हुए होते हैं, लेकिन एक नंबर में आकर फंस जाते हैं। यहाँ पे an = 4 का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूले के हिसाब से an = 4 मतलब वो l = ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से जो हम फॉलो चल रहे l = a + (n - 1d) चल रहे हैं ना, तो n मतलब l है, ये 4 है,
कंफ्यूज मत होना, ए नहीं है हाँ क्योंकि ये, L ए नहीं है। नहीं है, ये एल है। अगर ए नीचे छोटा सा एन दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब A7 है ये, अगर ऐसे भी दिया हो A7, क्योंकि N7 बोला है ना, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा A7 इज इक्वल टू 4। A7 का मतलब L है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने बोलेंगे? 7 बोलेंगे, सात। तो A7 भी लिख सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। और ये डी निकालो तो प्लस, मैंने ध्यान से -1/2 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा आगे, है ना, क्योंकि आगे पीछे -3, तो ये सब चीज़ों में एक ही बार में कर देना कि -1/2 माइनस माइनस +3, क्योंकि -3 करना है हमें, है ना। हाँ आगे टर्म माइनस पीछे का टर्म, तो ये सबको ध्यान रखना है, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है मैथ में। ये सब तो कर ही चुके हो। फर्स्ट 2 टर्म क्या है? -3 और 4 है, तो ए मालूम पड़ गया -3 है, डी मालूम पड़ गया 4 माइनस -3 7 है। 1 ना कर देना धोखे से जल्दबाजी में, 4 -3 होगा। 4 -3 -3 लिखा है। है ना, तो बच्चे गलती 3 -1 गलत हो जाएगा, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला 4 माइनस इन ब्रैकेट -3, तो माइनस प्लस हो गया। हाँ 7। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो लेक्चर में पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, आपको बता रहे कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि गलती कहाँ कहाँ पे कर रहे हो, और हम आपको समझाते जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में जो बच्चों से 2-3 टाइप की मिस्टेक हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, तो वो भी चीज़ें आपको हम करेक्ट करते हुए चल रहे हैं कि चीज़ें क्या करते चल रहे हैं, करेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये। तो जीपी में 1 नंबर में नहीं फंसोगे क्या? आपको क्या लग रहा है एमसीक्यू में? हैं? नहीं फंसोगे क्या? जीपी वाला का फॉर्मूला मांग रहे हैं, ए का फॉर्मूला क्या? ए इंटू आर n -1, तो ये वाला हो जाएगा सीधा सीधा। ये वाला बाकी कर लो, ये तो बेसिक वाले हैं। अब देखो, ये देखो, इसका फॉर्मूला मालूम है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का। बोलो, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला। कितने लोगों का चेहरा रिवील हो गया, तुम्हारा चेहरा ठीक से आगे A/1 - हैं? A/1 - आपके नहीं फॉर्मूला आता? अरे भाई, ये लिख लो फॉर्मूले। हाँ बोलो। A/1 - तो A/1 - R। अगर कभी भाई 2 क्वेश्चन थे, R1 से छोटा, R1 से बड़ा, 2 फॉर्मूले अलग थे सम के, तो ये भी एक फॉर्मूला अगर इन्फिनाइट सीरीज ऐसे दे दे 3 9 27 इन्फिनाइट दे दे, ठीक है ना, बोलेगा क्या? इसका क्या निकालो? सम निकालो। इन्फिनाइट सीरीज है, क्या है? इन्फिनाइट सीरीज है। तो उसका अगर सम निकालना है, तुम्हें ये फॉर्मूला मारना पड़ेगा, तुम्हें ये फॉर्मूला मारना पड़ेगा। लिख लो भाई, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पता चला आपने जीपी तो अच्छा किया, और एक छोटे से फॉर्मूले में, और जो सबसे इजी फॉर्मूला है जीपी का, वही उसी में मिस कर गए, स्किप कर गए, ठीक है। तो इन सब लिख ले फॉर्मूला। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, बिल्कुल भी लापरवाही का 0.01% भी कंसेशन नहीं चाहिए। 0.01%, 0.1% नहीं कहा हमने क्या क्या? 0.01% भी नहीं चाहिए। मतलब 1 नंबर तो छोड़ो, 1 नंबर का 100 पार्ट भी नहीं चाहिए कि वो गलती हो एग्जाम में आपके। अगर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है तो। ज्योमेट्रिक मीन भूल गए क्या आप लोग? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? B² - C into AC। B² is equal to AC। A इंटू सी, यानी B इज इक्वल टू √A इंटू सी। तुम्हें देखो ये दिया हुआ 9 and 64 दिया हुआ है ना, और तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन निकालना, मतलब A और C दिया हुआ है तुम्हें A और C दिया हुआ है ना, तो B इज इक्वल टू √64 इंटू 9, तो कितना? 64। अब देखो भाई, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाला देख लो भाई। तो तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या? B² इज इक्वल टू A इंटू सी। तो कंफ्यूज मत होना, अगर B² कर रहे हो तो यहाँ पे √ के बिना आएगा, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं कर रहे हो तो √ यहाँ आएगा। तो इन सब चीज़ों में तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अगर रूट हटाने की जरूरत पड़ रही है तो दोनों साइड स्क्वायर मार दो, स्क्वायर हटाने की जरूरत पड़ी दोनों साइड रूट मार दो, तो रूट मारोगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, यहाँ रूट आ जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो। तो B इज इक्वल टू, अब क्या यहाँ पर 9 इंटू 64 क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे बाद में?
भाई 9 मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, तुम मतलब बहुत मज़े में हो फिर हर जगह सिंप्लीफिकेशन के हर टाइप में तुम बहुत मज़े में हो। क्या है बीच में मल्टीप्लाई यार, दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है अंडर रूट में। तो भाई अलग अलग निकाल लो, 9 का अलग 3 निकल गया, 64 का अलग 8 निकल गया। ये मत गड़बड़ करना यार, मल्टीप्लाई करने के बाद वापस एलसीएम ये मत कर देना खेल। रूट कट गया स्क्वायर से। अरे वही हुआ ना, 9 का 3 आना हाँ ठीक है। हाँ और 64 का 8 आना, तो बचा ही क्या अंदर, दोनों नंबर। अगर एक बच जाता तो एक बचा के अंडर रूट रख लेते, दोनों ही बाहर आ गए ना। 9 का 3 आया, 64 उसने उनकी कीमत दी ना अंडर रूट की, 9 ने कीमत दी 3 बनकर, 64 कीमत दी 8 बनकर, हो गया 3 इंटू 8। तो ये सब गड़बड़ ना करना, अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि तुम भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, हाँ अगर प्लस होता तो बिल्कुल नहीं, तो वो बाहर निकल। नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता, नहीं निकलता बाहर ऐसे। प्लस 9 का 3 ये बिल्कुल नहीं करना, प्लस होता पहले ऐड करते हैं फिर नहीं निकाल पाओगे। बीच में प्लस और माइनस है तो नहीं निकाल पाओगे। तुम सोचो 9 का 3 निकाल दे, 8 का 64 का 8 निकाल दे, गलत। ये गड़बड़ ना होने पाए, आपको प्लस करना पड़ेगा। रूट से बाहर आया तो आया, नहीं आया तो भाई नहीं आया। तुम हाँ तुम वो निकालो वाले तरीके से, टेबल में। हैं। तो ये गड़बड़ ना करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मज़े हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में मज़े हैं। अगर ऐसे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, अगर डिवाइड में होता तो यहाँ 3 आता, 64 का 8 आया, b इज इक्वल टू, अगर डिवाइड में होता तो इस तरीके ओवरऑल अंडर रूट होता ओवरऑल, ठीक है। तो बात समझ रहे, प्लस और माइनस है तो बिल्कुल खेल मत करो भाई, तुम्हारी बहुत एकदम 100% 200% अलर्ट हो जाना कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ है 9/50 अगर देख लो, अगर ऐसे है तो बताओ मोस्ट इजी वे क्या है निकालना बाहर, बोलो आप। सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे ईजीएस्ट और सबसे एक्यूरेट तरीका क्या है, इसको बाहर निकालने विद स्पीड मेंटेन रखकर, फास्ट भी हो जाए, स्क्वायर मार दे। ठीक है। अंडर रूट में 9/50 है तो कैसे बाहर निकालो, बोलो बोलो भाई। सोचना क्या है, डिवाइड है तो अलग अलग निकाल सकते हो आप। तो मतलब 9 का 3 नहीं निकालेगा वो तो मिल जाएगा, 50 हाँ। क्या मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अंडर रख दो ना 50 थोड़ी देर के लिए, देख लेंगे बाद में हिसाब किताब इसका, हाँ तो फिर क्या ही दिक्कत है। 1/50 रखना पड़ेगा क्योंकि अपॉन भी 50 है, हाँ वही ठीक है। अब हिसाब किताब इसका देख रहे हैं हम लोग, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, देख लो। तो क्या हम इसको स्प्लिट नहीं मार सकते 25/2 में, कर सकते हैं ना। तो अब देखो 1/25 तो बाहर आ जाएगा ना, 1/5 में अंडर रूट में क्या बचेगा, 1/2 बचा रह जाएगा। 1/25 क्या बन के बाहर आ जाएगा, 1/5 क्या बचा रह गया, बस तो हो गया ना, बस 3/5, मतलब काफी क्लोज पहुंच गए ना, बस दिखा दो इतना आंसर। क्वाड्रेटिक वाले में रूट रूट में जो आंसर होते हैं, या ठीक है 1/2 की वैल्यू तुम्हें दी है, पता चला अंडर रूट 1/2 की वैल्यू दी गई है ना, डेसिमल वैल्यू दी गई, पता चला तुम 1/2 ही नहीं ला पा रहे हो। बात समझो भाई, कहाँ क्या जा रहा है, बात समझो। तुम्हारे क्वाड्रेटिक में कोई ऐसा नंबर फंस गया, नंबर फंस गया तुम्हारा 36/200, ठीक है, और तुम्हें अंडर रूट 1/2 की वैल्यू दी गई है, समझो समथिंग दी गई है, दिया गया आंसर नीचे क्वेश्चन नीचे 1/2। अब तुम यहाँ आके फंस गए, अब तुम यहीं पे परेशान हो, सर 1/2 की वैल्यू दी गई यार, यहाँ तो यार 1/2 का दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, 1/2 का दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्या करो मालूम है, घबराना नहीं, पहले क्या, चलो बाहर तो निकालो भाई जितना बाहर आ रहा है। c इज इक्वल टू, ये 6 बाहर आया, अंडर रूट में 1/200 बचा है ना, तो c 1/2 1/100 इंटू 2 कर सकते हैं, है ना, यानी 100 का 1/10 6 इंटू 1/10 बाहर आ जाएगा 100 का। 1/2 भी इधर ध्यान दो, क्या कर रहे हैं अपने ख्यालों की दुनिया में ना खोया करो, अभी ख्यालों की दुनिया में नहीं खोना है फिलहाल। 1/2 1/2 समझ गए। तो कुल मिला के तुम्हें क्वेश्चन के नीचे 1/2 अंडर रूट की वैल्यू दी गई थी, लेकिन तुम स्प्लिट करके वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हो, उसी में मतलब परेशान हुए जा रहे हो, अरे यार इसको क्या करें, कैसे करें मैनेज, स्प्लिट कैसे मारे, स्प्लिट कैसे करें। तो या तो दूसरा तरीका क्या मालूम, इसको 1/2 से डिवाइड कर लो तो भी आ जाएगा, 30 से 6 आ रहा है तो 202 से डिवाइड 100 आ जाएगा, स्प्लिट मार लिया, समझे तुमने एक तरीके से। खैर
तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बाद में इसकी वैल्यू दी गई है तो बाद में मल्टीप्लाई कर ही लेना है तुम्हें, जो भी वैल्यू डेसिमल दी गई है ओवरऑल फिर कर लेना सॉल्व। तो सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं बताया यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें रिवाइज करा दी हमने कि एक्यूरेट कैसे जाना है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ ये कह रहे थे कि अगर ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला तो 1 अपॉन कर देते हैं बस। ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला अगर नहीं होता स्क्वायर रूट नहीं रहता हाँ। तो बस 1 अपॉन हाँ जैसे ऐसे होता 1/6। 1/200 है समझो, हाँ। है ना, ऐसे कह रहे हो ना? नहीं जैसे यहाँ पे 36 होता है, चलो यहाँ 36 कर लो, यहाँ पे 200 होता 200 कहाँ होता है? ऊपर उसमें क्या दिक्कत है? बस 1/6 करते हैं ना। तो 1/6 बाहर आ रहा है, हाँ और फिर अंडर यहाँ अंदर सिर्फ 200 बच रहा है, हाँ बस वही। क्योंकि नीचे वाला बाहर आ गया ना। 36 को खत्म ही कर दिया ना 6 बन के बाहर, तो बाहर 6 डायरेक्ट मत लाना भाई, 1/6 लाना, 1/6, हाँ। मत करना गड़बड़ ना करना कि 6 लेके बाहर आ जाओ। अपॉन में 36 है, 200 के 100 इंटू 2 तो 100 का 10 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ें समझना है हमें। अब ये से देख लो, जीपी में कह रहा है कि थर्ड वाला R इज इक्वल टू 1 इन जीपी, देन द सम ऑफ n टर्म बताना है, सम ऑफ, अब R अगर 1 है, सम ऑफ n टर्म बताने का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? सम का फॉर्मूला लिखना है, R की वैल्यू लिखनी है, बस जो भी आंसर आ जाए इन फॉर्म ऑफ n। जैसे एपी का भी बताया था, सम का फॉर्मूला बोलो जीपी का। हाँ बोलो। A इंटू ए इन ब्रैकेट R माइनस R अपॉन n, उसके R के ऊपर पावर n पावर n -1 अपॉन R माइनस 1। आर माइनस, बात समझ में? तो तुम्हें क्या करना है, आर में क्या डालना है 1, और जो भी आंसर आ जाए वो आंसर आ जाए, बस वही तुम्हारा एंड टर्म हो जाएगा, वही तुम्हारा एंड टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए भी वैल्यू नहीं दी गई, ए दी हो तो ए भी लिख लेते, समझ गए? ए दिया हो तो ए भी लिख लेते, तो ए नहीं दिया ना लिखो भाई, क्या ही आ रहा है आपका, है ना। आर की पावर 1 मतलब आर की पावर 1 मतलब आर ही हुआ, आर की पावर मतलब 1 मतलब आर ही हुआ, -1, और नीचे देखो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 माइनस ये 0 हो गया, पॉइंट 0, तो ये तो 0 हो गया। वही तो है ही नहीं। अच्छा 3 आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1 था, n 1 नहीं था, सॉरी क्या था 1, R1 था, R1 था, ठीक है, ए R1 था, 1 की पावर n होगा, क्या 1 था R, n 1 नहीं था, n का टर्म तो निकालना ही था हमें, अपॉन R1 है ना, हाँ तो भी 0 ही हो रहा है ना। वही तो, ये 1 था तो 1 माइनस 1 तो 0 तो होगा। हाँ 1 माइनस 1, तो ये हो गया नीचे 0, ठीक है ना। तो ये आंसर पीछे क्या आ रहा है, सर B आ रहा है। sum of R is equal to 1 then GP, then the sum of nth term is B क्या है, n into A, n into A बच रहा है। एक मिनट भाई, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये तो कुछ अपॉन में 0 होना मतलब ये तो इन्फिनाइट वे में जा रहा है, ठीक है। अब तो सुनो इसको कैसे करना है, ठीक है ना। इसको ऐसे करो, देखो R इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या मालूम है, R इज इक्वल टू 1, R का मतलब क्या होता है, आगे वाला डिवाइड पीछे वाला, समझो एक सीरीज है 3, तो आगे नंबर क्या होना चाहिए, अगर 9 है तो 1 कहाँ आएगा, वही तो यानी सेम ही नंबर होगा तभी 1 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 3, R1 कब आएगा, जब वो सेम नंबर होगा, जब सेम नंबर होगा। तो ये एक चीज याद रख लो, क्योंकि R इज इक्वल टू 1, 1 का मतलब क्या हो रहा है, दिस डिवाइड बाई दिस, दिस डिवाइड बाई दिस, यू गेटिंग, समझ गया ना। तो यानी कि ये तुम्हारा ऐसे करके आता जाएगा, यानी कि ए दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए, तो इसको सम कैसे निकालोगे, हाँ सेम नंबर है, इसका सम कैसे निकालोगे, जैसे सोचो ये 3 का, ये 3 4 3 है, तो 4 3 सम कैसे निकालोगे, एक तो ये तरीका है 3 + 3 + 3 + 3, दूसरा तरीका क्या, 1 2 3 4 नंबर है, 4 × 3 कर लो, 4 × 3 कर लो, यानी n × 3 कर लो, 4 मतलब 4 टर्म हो गए, n 4 हो गए, यानी n × a कर लो, a मतलब 3, समझ गया, समझ n × a आ रहा है भाई। अगर 100 नंबर होंगे 12 प्लस करो, 3 + 3 + 3, भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना 100 से, n हो गया 100 और a पहला वाला नंबर a हो गया, 100 × जो भी नंबर आ गया, है ना। मल्टीप्लाई कब करते हैं, सेम नंबर होते हैं, प्लस करने से बचने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई का अगर हम क्लास फर्स्ट की मैथ सीखें, कौन सी मैथ सीखें,
फर्स्ट तो जो क्लास फर्स्ट की मैथ आ रही थी, हम जैसे लोग फंस गए इसमें। तो ये समझो भाई, अब जैसे कि हमें बताया है कि 12 इंटू 6, हमें मल्टीप्लाई क्यों सिखाया जाता है पता है ना, हाँ कि 12 इंटू 6, यार ये तो बहुत लंबा हो रहा है, 12 को 6 बार प्लस करना बहुत लंबा हो रहा है, 12 को 6 बार प्लस करना, बहुत लंबा है। 1 2 3 4 5 6, है ना, ये बहुत लंबा हो रहा है। या फिर 6 को 12 टाइम प्लस करना, या 6 को 12 टाइम प्लस करना, यही बात हुई ना, ये तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आ गया कि क्या कर लो 6 इंटू 12 करो, अगर सेम नंबर है तो प्लस में, तो वही बात हुई थी ना यहाँ पर। तो भाई ऐसे फंसता है इंसान। ज्योमेट्री मीन का हमने बता दिया, ठीक है ना, ए टू बी अंडर रूट कर रहे हो तो यहाँ स्क्वायर नहीं मारोगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड टर्म जीपी 5 है, देन प्रोडक्ट फर्स्ट 5 टर्म इज, ये कर लोगे। थर्ड टर्म जीपी क्या है, 5 है, ये वाला कर लो भाई संभाल के, ये वाला बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जीपी का थर्ड टर्म 5, थर्ड टर्म का मतलब ए आर स्क्वायर है, थर्ड टर्म का मतलब ए स्क्वायर 5 है। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, 5, वो तो लेट करने हाँ 5 प्रोडक्ट, 5 जो इसके है ना ये करने हैं। तो दो तरीके से कर सकते हो, क्या, या तो हम पहले वाला इधर ले रहे ए, तो यहाँ ले लो ए अपॉन आर, यहाँ ले लो ए आर, यहाँ ए आर स्क्वायर, और वहाँ पे ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर, इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आर कट हो जाएगा। है ना, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ऐसे करने में आपको दिक्कत आ सकती है। आप अगर ऐसे करो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर, क्यों? क्योंकि समझो यहाँ से ए आर स्क्वायर गया, यहाँ से गया आर। आर और आर गया, तो 3 ए, ये कितने 5 ए बचे ना, नहीं कर पा रहे हो, 5 ये नहीं हो पाएगा इससे। क्यों नहीं हो पाएगा इससे, क्योंकि तुम्हें ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, ए आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो ऐसे नहीं कर पाओ। तो तुम ऐसे ले लो, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए आर, तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। ए आर स्क्वायर ए आर 3 इंटू ए आर 4 इज इक्वल टू, ये निकालना है हमें एक्चुअली, ये निकालना है, इज इक्वल टू नहीं है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो क्या करो, इसको सबको एक करो पहले, 1 2 3 5 ए है, आर कितने, 10 है ना, एक आर ये भी तो है भाई, अच्छा हाँ 10 है। आर 10 है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब क्या करोगे, हमें ए आर स्क्वायर कहीं मिल नहीं पा रहा है अभी तक, अब कैसे मिलेगा, देखो अंदर कर लो ए आर स्क्वायर, बाहर लगा लो 5, है ना, देख लो मिल गया। मिल गया ए आर स्क्वायर। कैसे, ए इंटू 5 ए 5 आया, हाँ 2 इंटू 5 आर 10 आया कि नहीं आया, ए आर स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ लिख लो 5 मतलब की पावर 5, 5 की पावर 5 625 होगा ना, आई थिंक, तो देख लेना कितना आएगा। नहीं 125 कहाँ से हो जाएगा, 625 से भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 5 आंसर दे देना, ठीक है। 5 इंटू 4 होता है 625, 625 इंटू 5 छोड़ दो, तो 3025 होगा 25, लेकिन खैर इतना मत करो, बस ये आंसर दिखा दो, खत्म हो गया। 5 की पावर 5 आ रहा है ना, तुमने उल्टा कर लिया क्या, बाहर तो नहीं लगा दिया। अगर यहाँ पे होता ए आर 5, देखो ए आर 5 होता और आंसर दिया होता तब अंदर 5 रहते हो, बाहर 2 रहते, समझ गए। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें ऐसे वाले में लेट करना है कि अपॉन वाले में करना है, ये बहुत ज़रूरी था कि किसी का ट्रिक क्या है इसमें, तो यही ट्रिक है कि ए आर स्क्वायर में दिया हुआ है, अगर तुम वैसे कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था ना, तो समझ जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा था, हाँ ऐसा बोलना है। हाँ आर सब कट हो जाएगा। नहीं हो रहा था ना, आर ऊपर नीचे कट ही हो रहा था, ए आर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 आर नीचे 3 आर कट हो गया, 5 ए बचे रहते, नहीं आ पा रहा था ये। तो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या हिसाब से गिवन है, डिपेंड, ठीक है ना। ठीक है, किस चीज़ के लिए, MCQs के लिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक कोऑर्डिनेट है P, Q, ठीक है ना। कह रहा है कि जो इनवेरिएंट है वो x इज इक्वल टू पी है, इनवेरिएंट क्या, x इज इक्वल टू पी, अंडर द रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज a डैश हमें निकालना है,
क्या निकालना है? ए डैश। ए डैश निकालना है, फिर डैश है। ठीक है ना। अगर कोई लाइन, कॉमन सेंस लगाओ कि कोई लाइन x इज इक्वल टू समझो 4 होती है, अगर x इज इक्वल टू समझो 4 है तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, x इक्वल 4, 1 मिनट के लिए मान लो, हाँ। ठीक है ना। अब समझो तुम्हारा a यहाँ पे कहीं था और वो इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे किससे रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक्स। x से p, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से है इसका? इनवेरिएंट अबाउट x p अंडर द रिफ्लेक्शन, अंडर द रिफ्लेक्शन। अगर x इज इक्वल टू p है और इनवेरिएंट तुम्हें रिफ्लेक्ट कराना है, क्या कराना है? इनवेरिएंट रिफ्लेक्ट कराना है। तो जब हमारा x एक्सिस से इनवेरिएंट रिफ्लेक्ट होगा, x एक्सिस से इनवेरिएंट इनवेरिएंट रिफ्लेक्ट होगा तो x तो तुम्हारा वही रहेगा, y वाला पॉइंट चेंज। सिंबल बदल जाएगा। वही कंडीशन सेम वाई के लिए सर भी है। फिर वो इनवेरिएंट कहाँ हुआ? इनवेरिएंट मतलब चेंज ही ना कोऑर्डिनेट। इनवेरिएंट मतलब चेंज होना थोड़ी ना होता है। लो बता रहे हैं इनवेरिएंट निकालो को, ठीक है ना। अब ये हमें पता है कि इनवेरिएंट है, अब ये हमें नहीं मालूम है कि ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा x में है कि वाई y में, ये हमें नहीं मालूम था कि p और कॉमा q x में है कि वाई y में। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है? या तो x में में हो है, या तो y में, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन आगे दिया हुआ है क्या? x इज इक्वल टू p, x समथिंग है, x क्या है? समथिंग है, कुछ एक पॉइंट है अबाउट x इज इक्वल टू p अंडर द रिफ्लेक्शन, यानी कि x में कहीं पर पॉइंट है, जो p पॉइंट है वो x में कहीं पर है, यानी जो लाइन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी। जब लाइन ऐसे बनेगी, पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो सिर्फ y वाला पॉइंट चेंज होगा, तो इसीलिए p q का p माइनस q हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, लेंथ द लाइन पासिंग थ्रू एक्सिस p विल बी कंसीडर x एक्सिस, दस द कोऑर्डिनेट इमेज विल बी, फिर y के बदले में तो कंसीडर क्या करेंगे? वो x एक्सिस के ऊपर है, जो पॉइंट किस पर है? x एक्सिस पर है। ये सब तो पता ही है तुम्हें, ये सब पता ही है, बताओ सिलेक्टेड वाले ही करा रहे ना, ये सब मालूम ही है। अब यहाँ पे देखो, फंसना मत। इफ द इमेज ऑफ द क्यू, इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इज दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू आर। देखो ये पहले तो तुम्हें इमेज दी गई है, क्यू क्या है? ये क्यू क्या, हमें क्यू डैश निकालना है, तो क्यू डैश तुम्हें दिया हुआ है 3 - 2, क्या कह रहे हैं? देखो, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू अंडर रिफ्लेक्शन इन द दिस इज दिस, यानी क्यू डैश तुम्हें पहले से दे दिया गया है 3 माइनस, और तुम्हें क्यू निकालना है एक्चुअली में, ठीक है। एक्स एक्सिस से है, एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज होगा मतलब तो 3, अगर एक्स एक्सिस से है तो एक्स सेम रहेगा, और वाई चेंज हो जाएगा। वाई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पता ही है तुम लोगों को। हाँ, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिफ्लेक्शन पॉइंट दिस इन द लाइन y इज इक्वल टू -1, वाई लाइन इज इक्वल टू -1 से तुम्हें ये बताना है। तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे ही बस कर लो। तुम सोचिए ग्राफ है तुम्हारा, लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -1, नीचे ये है -1, लाइन ऐसे बनाओगे, है ना। और m क्या है? 1 - 3, 1 - 3, 1 यहाँ पर है, -3 समझे, ये है m पॉइंट, जो कि 1 - 3 है। अब इस m को कहाँ से रिफ्लेक्ट कराना है? इस लाइन इस लाइन से, x से नहीं, जितना गैप ये उतना गैप ऊपर दिखा देना। और इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसे करो फिलहाल। फॉर्मूला क्या होगा? वो माइनस कर दिया जाता है जो भी दिया गया है वैल्यू, वाई इज इक्वल नया ओरिजिन निकाला जाता है। अच्छा, हाँ, न्यू ओरिजिन, जैसे ये नया ओरिजिन हो गया ना, वो छोड़ दो, तुम ऐसे करो जैसे बताते हो, ठीक है ना। तो ये जरूर आता है एग्जाम में, एमसीक्यू में आता है। एक नई लाइन देगी उसका, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी में ना कर देना कि यार वाई नहीं, तुम्हें नई लाइन थी, तुम्हें गैप देखना है क्या आ रहा है, फिर वहां से नया पॉइंट ले लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन, इनका उल्टा है, इनका एक कुछ लोगों का होता है इजी आ रहे हैं तो बोर हो रहे हैं, कुछ लोगों का टफ आ रहे हैं तो बोर हो रहे हैं। तो हाँ, इनकी अलग फजैल अलग कैटेगरी में, इनको टफ आएंगे तो बोर हो जाएंगे। मेरी भी कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी मिस कॉल लगी थी, उनकी फुप्पी की मिस कॉल लगी थी। मतलब देखो,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। तुम्हें M1 M2 दिया हुआ है, तुम्हें X1 Y1 H2 Y2 दिया हुआ है, ठीक है। रेशियो इंटरनली लाइज इन द, तो द पॉइंट विच डिवाइड, तो वो तुम्हें पॉइंट जो भी आएगा, पॉइंट देखना क्या आ रहा है, मतलब तुम निकाल लेना PXPY, तो PXPY ये आ गया। अब वो देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में। अरे भाई ये दोनों क्या है, एक्स वाला क्या पॉजिटिव में, वाई वाला क्या है नेगेटिव में। नेगेटिव में। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। पहले क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, समझा दें क्या ठीक से, तुम्हें समझाने की जरूरत है क्या? सर एक पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। ठीक है ना, देखो यहाँ एक्स में प्लस वाई में प्लस, तो ये दोनों प्लस हो गए पहला क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट हमेशा पहले एक्स लिया जाता है, हमेशा क्या लिया जाता है पहले एक्स, तो ये वाला देखो एक्स माइनस में रहेगा, ये वाला प्लस में, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी याद रखो। सीरियल नंबर कहाँ से लेना है देख लो, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो एक्स माइनस में, वाई भी माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, यहाँ पे एक्स प्लस में, वाई माइनस में, तो आंसर क्या आ रहा है, एक्स प्लस में आ रहा है, वाई माइनस। समझ गए ना आंसर कैसे आएगा, तो नॉर्मल तरीके से ठीक। आंसर आ जाएगा, जैसे सेक्शन फॉर्म में निकालते हैं PXPY, देख लेना। तो प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस कितना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो समझ गए ना। अभी तुम फंस जाती आलिया, हाँ सर। है ना, इस वाले में समझ गए ना, तो ये चीज़ ज़रूरी था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जैसे आपको बता रहे थे, अभी आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी आपका माइंड सुकून में, आपने दिमाग लगा के निकाल भी लिया। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन पहली बार आया एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे फिर चांसेस हो जाते हैं, अगर पहले नहीं पढ़ा है तो, कि आपने घर में तो कर ले रहे थे, अगर घर में क्वेश्चन पहली बार आता यू आर एबल टू डू, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पहली बार कोई क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट टाइम फेस हुआ, तो वहाँ पे तुम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का एक अलग साइकोलॉजी होती, अलग एक प्रेशर होता है। तो इन चीज़ को समझो कि यहाँ पे कर पा रहे हैं, फर्स्ट टाइम फेस करने में कोई नया टाइप का क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं कि नया टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में वो फेस कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे मेंटेलिटी अलग होती है, अलग एक प्रेशर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कुछ यहाँ पे कुछ अजीब सा है क्या, ये मतलब अजीब सा मतलब रहेगा तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट से ही, ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस, समझ रहे हो, एट द पॉइंट पी क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। एक्स और वाई में कहाँ नहीं पता, इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू, 2 - 5 पहले बना लो, 2 - 5 कहाँ, इधर नहीं ध्यान दे रहे हो आप, 2 और -5 इधर बनेगा, तो समझो यहाँ पे बन रहा है 2 - 5, 2 - 5 यहाँ बन रहा है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, तो डेफिनेटली लाइन ऐसे आ रही होगी, लाइन कैसे आ रही होगी, क्योंकि एक्स वाई दोनों को इंटरसेक्ट करी लाइन ना, ऐसे नहीं जा रही, ऐसे नहीं जा रही, क्योंकि एक्स वाई दोनों को ऐसे जा रही ना, ऐसे लाइन जा रही होगी, तभी तो वो एक्स और वाई मतलब वाई और एक्स दोनों में कट करेगी, ऐसे जा रही होगी, आगे मिड पॉइंट, आगे मतलब ये मिड पॉइंट हो रहा है, ठीक है ना, इधर वाला इधर से एक्स वाई कनेक्ट ये हो रहा है, ये मिड पॉइंट है, आगे भी लाइन जा रही है, कोई पॉइंट आगे है, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट अगर इधर कहीं पी है तो इधर कहीं क्यू है, इधर कहीं पर पी है इधर कहीं क्यू है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, समझ गए। आगे क्या पूछ रहा है देखो, देन द कोऑर्डिनेट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, पी और क्यू, तो यहां पर पहले तुम्हें ए लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सेस एंड एक्स एट द पॉइंट पी एंड क्यू, ये पी और क्यू है, ये पी है पहला वाला, है ना, यही पी क्यू है ना, वाई से बोलते हैं, हाँ ये वाई वाला पी है, वो क्यों है? देखो पहले वाई लिखा हुआ है बाद में एक्स लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है वाई एक्सेस, तो वाई पे पी और एक्स में क्यू, ये हो गया पी, वाई पे पी है, ये वाला क्यू हो गया, ठीक है ना, आज समझ में आई। इफ द 2 - 5 द मिड पॉइंट, तो तुम इसका तो पॉइंट दे ही सकते हो, इसका पॉइंट क्या होगा, ये x, 0 x, 0, इसका पॉइंट 0, 0, y, ये तुम्हारा मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये बनेगा ऐसे, लाइन ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे भी तो बन सकती थी, एक ही लॉजिक क्यों लगाया हमने, 2 लॉजिक लगा सकते थे, है ना, ऐसे भी लाइन बन सकती थी, क्यों ऐसे बनाया, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट का कौन नहीं आ रहा था, यहाँ मिड पॉइंट आ रहा है,
ठीक है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट है, समझ गया ना, समझ गया ना भाई, ये दिया हुआ। और खैर इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, एक पॉइंट तुम्हारा ये, एक पॉइंट तुम्हारा ये, तो अगर x में है तो समथिंग x y0 और y पे है तो 0, y, बस ये चीज़ ध्यान रखो। और ये दिया हुआ तुम्हें 2 - 5, तो px और और निकाल लेंगे मिड पॉइंट वाले से कर लेना, क्योंकि ये क्या मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। px दिया गया x निकाल मैं px में समझे px में दिया हुआ है, निकाल लेना है, इधर py निकाल लेना, समझ ये अलग कर देना, मैं ग्राफ भी दिया हुआ था। सेंट्रॉइड तो यार कर ही लोगे, सेंट्रॉइड तो करेगा, अब आगे बढ़े, सेंट्रॉइड तो कर ही लोगे। इक्वेशन लाइन एमसीक्यू कर पाओगे क्या, इक्वेशन लाइन का एमसीक्यू कर पाओगे क्या? ये वही बात है कि वापस सेंट्रॉइड वाला आ गया, और सेंट्रॉइड नहीं निकालना है, सेंट्रॉइड गिवन है, समथिंग एल्स निकालना है, x1 निकालना है, ठीक है ना। स्लोप तो निकाल ही लोगे यार, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो द इंक्लेशन ऑफ द लाइन, तो इंक्लेशन के यार, इंक्लेशन हमें किसमें देना होता है, डिग्री में, डिग्री में देना होता है भाई, ये याद रखना कि अगर जो भी वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना, उसमें डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या इसमें फंसोगे क्या, इसमें क्या ही फंसना है भाई, भाई एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें जरा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ऐसे देखो हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, सबको उधर भेजना है, तो y को इधर रखना, y का ये ऐसे रखा, माइनस का बच रहा है ना y, और सबको उधर भेजा, -2 तो पहले x का लिखो -x प्लस का x क्या हो जाएगा, भाई प्लस का x है -x माइनस का 2/√3। तो अभी √3 उधर मत भेजो डिवाइड में, पहले क्या करो साइन सबके पलट दो, क्योंकि हमें ये वाला प्लस में टर्म चाहिए होता है, हमें ये क्या टर्म में चाहिए, तो प्लस। तो अगर ये वाला चेंज करो, जितने भी सब में चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाला प्लस कर दिया अपनी मर्जी से, कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला साइन सबके पलट दो, तो माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बस अब √3 डिवाइड में, तो ये वाली थोड़ा सा याद रखना, ताकि माइनस में आगे जाके कंफ्यूज मत हो, तो ये वाला ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस में फंस रहे हो तो पहले साइन बदल दो, माइनस में तो प्लस करो, प्लस है तो माइनस करो, तो y इक्वल टू, ये तो आप समझ गए ना, तो ये 1/√3 आ जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि दोनों को √3 डिवाइड में भेजना, कई बार समझा चुके हैं। तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, m निकालना है ना, हाँ y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 2 हो गया, m क्या हो गया, 1/√3, √3 नहीं 1/√3, ये m हुआ। अब इसको तुम कन्वर्ट करोगे, ऐसे करके लिखना बाद में, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, समझ गए। तो इस तरह ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें, टाइम आपको टाइम भी हम बचवा रहे हैं, टाइम कैसे बचाना है, एज वेल एज एक्यूरेट कैसे करना है किसी चीज़ को, एज वेल एज ये देखो एक्स इंटर में फंसोगे क्या, ये वाला ध्यान रखना यार। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, एक्स में इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, यानी एक्स 4 है, वाई कितना हो गया, 0 हो रहा है ना, यही हुआ ना भाई। कोई लाइन है, अगर एक्स में इंटरसेप्ट है तो एक्स क्या है, वो 4 है, यानी 4,0 हो गया, एक पॉइंट में यहीं से मिल गया 4,0, और ये 2 पॉइंट में पहले से दिए गए -2,3। तो अब लाइन इक्वेशन बनाना है, तो कौन वाला फॉर्मूला, पहले m निकाल लेना, y इक्वल टू m, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 कर लेना, समझ गए। तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए, देखो x1 कितना दिया -2, y1 कितना दिया हुआ 3, ये दिया हुआ, m नहीं दिया हुआ, m कैसे निकालोगे, देखो दूसरा पॉइंट ऐसे दिया, x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ, x इंटरसेप्ट मतलब x2 4 दिया हुआ है, y 0 है, x इंटरसेप्ट का मतलब x2 दिया हुआ है, y 0 है। अगर y इंटरसेप्ट होता है तो y दिया होता है, x 0 होता है, y इंटरसेप्ट मतलब y में लाइन कट कर रही है। तो इन सब चीज़ों में अगर ऐसा होता है कि लाइन इंटरसेक्ट एट x एक्सिस इन 4, तो वो भी मतलब वही हुआ कि x 4 है, y 0 है, कुछ भी लैंग्वेज दे दे तो उसमें, तो यहाँ से क्या करना, पहले m निकाल लेना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर इक्वेशन बनाना y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये वाले में चाहे ये 2 डाल दो, चाहे ये 2 डाल दो, जो भी हाँ। नहीं सर, लेकिन अगर हाँ कह रहे ना मैं आपको, चाहे ये 2 डालना है, चाहे ये 2, ऐसे मत कर देना कि x1 इसका डाल दिया, y2 इसका, ये मत कर देना। अगर x1 डाल रहे हो तो y1 ही डालना है, और अगर x2 डाल रहे हो तो y2 ही डालना है, भाई ये चीज़ ध्यान रखना। आपने बताया था कुछ भी डाल सकते हो, कह रहे हैं, बताओ। आपने कहा था कि जो m में y1 और y2 डाल रहे हैं, y1 और x1 डाले, वही डालना। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो,
लेकिन दोनों का जोड़ी होनी चाहिए। हाँ दोनों जोड़ी होनी चाहिए, वेरी गुड, जोड़ी ज़्यादा अच्छा वर्ड है। सर अब बोर हो गया है। अगर ऐसे दे दिया जाए तो फंसोगे क्या? ये देखो यार, ये तो क्वेश्चन में कराया भी नहीं अभी तक के। तुम्हें ग्राफ दे दिया जाए, अब बोले क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। ग्राफ दे दिया जाए, क्वेश्चन ऑफ लाइन। हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। कुछ ऐसे दिया हुआ है, पेन लाओ दूसरा, मेरे हाथ में पेन रखो जरा। हाँ देखो ये दिया हुआ है, अब तुम्हें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। कितना इजी है यार भाई। तुम्हें यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3 में दिया हुआ है, ये मतलब 0,3 पे दिया हुआ है, क्योंकि y का 3 है। 3,0 नहीं y का 3 है तो 0,3 हुआ ना, y के 3 पे ना ये पॉइंट, तो x का 0, कुछ कोई पॉइंट y में तो x 0 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 5 में, x का 5 पे दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई का 0। x का 5 y का 0। ठीक है, दे दिया गया। अब इक्वेशन लाइन निकालना बताना पड़ेगा क्या? पहले m निकाल लो, है ना, y2 माइनस y1 h2 माइनस x1 m निकाल लेना, बाद में ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 y1 x1 वैल्यू डालना, m डाल देना, है ना। तो ठीक इसी तरह ये वाला भी कर लेना। अब देखो यहाँ पे एक अलग ही तरीके से दिया गया है, यहाँ पे तुम्हें m पहले से दे दिया गया, तुम्हें m पहले से दे दिया गया, 45 डिग्री दी गई है, 45 डिग्री मतलब हो गया 1, 45 मत लिख देना m में, अच्छा डिग्री है। 45 डिग्री है तो m हो जाएगा 1, तो m हो जाएगा 1, और तुम्हें h2 y2 या x1 y1 दिया हुआ 0,3 0,-3 दिया हुआ, बस वाला फॉर्मूला जो आपने बताया कर लेना। हाँ बस कर देना। हलवा नहीं लग रहा है क्या? बहुत हलवा है। नेक्स्ट, बहुत तेजी से एमसीक्यू ओवर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर थे। कार से ले जाएंगे एक दिन बस। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद द सेम बेस रेडियस हाइट दैट ऑफ द राइट सर्कुलर सेम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। देखो क्या बोला गया इसमें, एमसीक्यू में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर कोन है, पहले दो फिगर को अंडरलाइन किया करो, करने का तरीका भी एग्जाम में भी रखो, पेन या पेंसिल ले लो। एक कोन है और एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये दो लोग हैं, एक कोन है और एक क्या है, सिलेंडर है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, देखो सेम है, देखो द वॉल्यूम ऑफ द सेम नहीं है, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद सेम बेस रेडियस एंड हाइट एज दैट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120 सेंटीमीटर। देखो एक बात याद रखना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि सिलेंडर और कोन का अगर बेस और हाइट सेम है, बेस और हाइट सेम है, तो दोनों का फॉर्मूले का 1/3 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 1/3 हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। सर लेकिन समझे नहीं। देखो अगर एक सिलेंडर है और एक कोन है, और सिलेंडर कोन का हाइट और बेस सेम है, ये कोन है, कोन का भी बेस और सिलेंडर का बेस, और कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट क्या सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ जो मतलब जो वॉल्यूम किसका कोई वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर का, सिलेंडर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर इज इक्वल टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 की। 3। अब ऐसे करो 3 होगा ना। देखो पहले ये देखो, कोन का वॉल्यूम ज़्यादा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, सिलेंडर का। सिलेंडर का ज़्यादा है ना, तो 3 मल्टीप्लाई सिलेंडर में करोगे, वॉल्यूम कोन में करोगे। अच्छा कोन में। जिसका अगर इसका ज़्यादा है तो 3 मल्टीप्लाई इधर करोगे। हाँ। ये कंडीशन वाले में ही बताया था, जो कंडीशन बेस पे जो क्वेश्चन नहीं होते स्टोरी वाले, वर्ड वाले, उसमें कंपैरिजन वाले, भाई किसका ज़्यादा है, जैसे एपी में 4 टर्म इस ये वाला, हाँ तो इतना है, तो कौन सा ज़्यादा है, पहले ये देखो ज़्यादा। अगर तुमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ कोन, कंपैरेटिवली अगर बेस और हाइट सेम है दोनों की, कंपैरेटिवली दिख रहा है ना फिगर में, यार सिलेंडर बड़ा बड़ा है, सर सिलेंडर का ज़्यादा है, तो सिलेंडर का ज़्यादा कितना ज़्यादा रहेगा कि सेम हाइट और सेम बेस है, तो 3 टाइम ज़्यादा रहेगा। तो अगर सिलेंडर का ज़्यादा है तो 3 मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ये यूनिवर्सल है 3। हाँ तभी तो 1/3 कोन का बनता है, अच्छा हाँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब समझिए ना, अगर कोन का करो कैसे बनेगा, देखो कैसे बन रहा है, वह पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम सिलेंडर का 3 इंटू, अगर इसको भी पाई एक में लिख दो पाई आर स्क्वायर एच, तो 3 नीचे आ जाएगा कंपेरेटिवली, पाई आर स्क्वायर बाई 3 आएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन आया कि नहीं आया, इसको हटा दो ऐसे, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन आया कि नहीं आया, कोन का फॉर्मूला बना कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन 3 नीचे आ गया डिवाइड में, तो यही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का, समझ गया ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना,
या सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अच्छा भाई क्यों इतना घुमा रहे हैं सर, आसान से बता दी। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या पाई आर स्क्वायर एच जाना पहचाना नहीं लग रहा है? हाँ हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस ये ध्यान में रख लेना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये वॉल्यूम ऑफ कौन है, बीच में 1/3, बस ये तो ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब देखो ये वॉल्यूम किसका दिया गया है? कौन का दिया है, जरा ठीक से देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद दिस कॉमा इज, ये भाई ध्यान रखना है भाई। कोनी का हाँ तो कॉमा, सिलेंडर के बाद कॉमा है यानी कौन का दिया हुआ है। अगर इंग्लिश ठीक से बोलो कोई कौन का दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ कौन के वॉल्यूम कौन लिख दिया इज इक्वल टू 1/3। ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है एक्चुअली में, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है एक्चुअली में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3 अगर डिवाइड हो 360 आ जाएगा। लास्ट में यूनिट लगाना जरूरी है, समझ गया? समझ गया कितना ईजी था ये, है ना, समझ गया ना। तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला मार दिया। ये जाना पहचानने लग रहा सर ये तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो यहाँ पे 1/3 वैसे रखा, लिख दे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जिसका जो दिया हो सकता है ये दिया हो तो ये लिख लो, ये दिया है तो ये लिख लो, निकाल लो बाकी का। रेडियस वेडियस पूछा है तो रेडियस वेडियस निकाल लो, ठीक है ना। आगे तो देखो इसमें भी फंस गए, इतना तुमने किया अच्छे से मेंसुरेशन, तो भी एमसीक्यू में अलग कहानी चल रही है। अगर ऐसे दे दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट ये दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ लिखो छोटा सा कोन, ऐसे एग्जाम में लिख दिया करो 462 मीटर क्यूब एंड द बेस एरिया। तो एरिया को हम ऐसे लिख लें तो पाई आर स्क्वायर लिख लें, क्योंकि बेस एरिया का मतलब अगर टेंट है, सिलेंडर है, कोन है तो बेस एरिया क्या हुआ, सर्कल का एरिया हुआ। तो पाई आर स्क्वायर क्या दिया 154 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन, हाइट ऑफ द कोन निकालनी है, हाइट निकालनी है तो हमें पता है यार समथिंग वॉल्यूम से दी गई है, समथिंग वॉल्यूम ऑफ कोन से दी गई है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डालेंगे भाई, हमारा जो बेस है भाई, जो फंडामेंटल वो करो। जो फंडामेंटल क्या है, वॉल्यूम ऑफ समथिंग कोन दिया, चलो यार निकालते देखते क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू फॉर्मूला मारेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम कोन तुम्हें दिया हुआ है 462, यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर नहीं दिया हुआ है सर, आर नहीं दिया हुआ। लेकिन देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ पिक्चर दिख रही थी, क्योंकि तुम्हें दिया था बेस एरिया, बेस एरिया मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐसे करके दिया हुआ था, पाई आर, यानी कि ये 22/7 मत लिखो, ये पाई आर स्क्वायर की जगह 154 पूरा का पूरा 154 लिख दो। क्या जा रहा है आपका भाई, क्या ही जा रहा है आपका, है ना। 22 लिख दो पाई आर का पूरा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, बेस एरिया मतलब सर्कल का, ठीक है। अब आप तो निकाल ही लोगे इंटू एच, इधर में निकालेगा, समझ गए ना। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये अप्रोच होना चाहिए आप लोगों का वॉल्यूम के लिए। द रेडियस ऑफ द रोलर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज, ठीक। अब देखो ये वाले बच्चे फंस जाते हैं थोड़ा सा, रोलर का जो रेडियस है, रोलर मतलब क्या होगा, सिलेंडर, ऐसे करके रोलर बना रहे हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप बनाओ, पिलर बना रहे तो ऐसे वर्टिकल बनाओ, तो ये चीज़ का थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। आर तुम्हें 14 दिया है तो डायमीटर दिया हो तो आधा मार लेंगे, आर दिया डायरेक्ट तो कोई बात नहीं 14 है। द सी एस ए ऑफ सी एस ए तो निकालना है, इसे क्या है यार, छोड़ो, सिलेंडर सी एस ए निकाल लेना। तो फॉर्मूला मार के निकलवा हाँ। देते हैं। ये वाला हम पहले बता चुके, कर लेना, ये सब रिकॉर्डेड है ये वाले तो भाई, हमने तो कहा ही था। है ना, ये सब रिकॉर्डेड में थे। चलो हटाओ ये वाला वॉल्यूम भी हटाओ, वो एक रह रहा है सिर्फ लोकी वाला। सो स्टैटिस्टिक्स के जो 1 नंबर के क्वेश्चन हैं, वैसे 3 और 4 नंबर के तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आते ही हम लोगों को, जाइक कर्व, हिस्टोग्राम एंड ऑल, वो सब तो आते ही हैं। तो उसका एक फॉर्मूला तुम लोगों ने लिख लिया था, मीन मीडियन मोड वाला, कौन सा? नहीं मोड इसको, हाँ बस बोलो, मोड इज इक्वल टू याद नहीं आ रहा कि लिखा है 3 मीडियन 3 मीडियन और प्लस 2 मीन। देखो तो ये वाला यार फॉर्मूला याद करके रख लो, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना। हो सकता है मीडियन मीट देते मोड निकाल लेना, हो सकता हो कि मीडियन मोड निकाल ले, इधर उधर बेच के मीन निकाल ले, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। ये पहले तो मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू से बच्चे क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमने ना इसके वाले क्वेश्चन किए हुए हैं स्ट्रक्चर बेस पे। द मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग ए लीनियर ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है। ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग, तो जो ग्रुप फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मीडियन के लिए, तो डेफिनेटली क्या करते हैं, ये करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व होता है, दैट इज ओजाइव कर्व, दैट इज व्हाट इन अदर वर्ड ओजाइव कर्व।
वो है ना अपनी लापरवाही की वजह से शायद है ना दो तीन नंबर खो देगा मैथ में। वो ओवर स्टडी कर रहा है, जो नहीं आ रहा उस पर वो आज इसमें बहुत देखो तो समझ गया ना। तो अब देखो यार ये तो ऐसे फंसना नहीं है, ऐसे फंसना नहीं है कि जो मीडियन के लिए जो भी हम कर्व बनाते हैं वो ओजाइव कर्व होता है या फिर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया दिस, ठीक है ना। द मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन किस कहाँ कहाँ पर है मीडियन, बताओ मीडियन का क्लास कहाँ पर मीडियन बैठेगा? 30 to 40 के बीच। भाई टोटल में क्या पहले टोटल करेंगे, हाँ। सीएफ बनाएंगे, सीएफ 14 बना लो, रुपये। ठीक है 14 आ गया। 14 अब मीडियन के लिए क्या करें 14 अगर 15 हो, चाहिए ना, हाँ तो अगर डिवाइड 13 होता तो 14 कर लेते, 7 15 होता 16 कर इवन कर लेते आगे बढ़ा के, तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये वाला है ना पहले ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, 2 सेम टू सेम लिखा फिर ऐसे प्लस करके 6 9 9 + 5 14। तो अब ये 7 आंसर आ रहा है, 14 मीडियन है ना, 14 to 2 7। अब 7 कहाँ पे लाई करेगा इसमें देखो, ये 6 और 9 9 मतलब 9 में करेगा 9 क्योंकि आगे वाला लेना है। तो 9 वाले को तुम्हें ऐसे मारना है, हाँ। ऐसा होल्ड मारना है, अच्छा। ठीक है ना। तो यानी 20 से 30 देखा। अब ये अगर आ जाता बोर्ड में तो चले दिक्कत नहीं हो आते। जाती, हाँ, सर। हो जाती दिक्कत। अब हो सकता है देखो शायद को भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि क्या होता है ना कि देखो